निर्णय लिया है कि हम लोग 5 मिनट पहले तैयार हो जाते हैं, क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले मैं तैयार था। दूसरा कदम अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सूचना तंत्र ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों तक एकदम सूचना पहुंच जाए। विश्व के भौतिक भूगोल में हम कौन से महाद्वीप पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का थोड़ा सा चित्र भी हमारे पास आ गया है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो उसी चीज पर आज फिर चर्चा करेंगे। तो हमने पश्चिमी हिस्सा देख लिया। पश्चिमी क्या है? एक उठा हुआ उच्च क्षेत्र। यहाँ पर क्या है? वलित पर्वत है। यहाँ पर क्या है? वलित पर्वत है। पूर्व में क्या है? पूर्व में भी वलित पर्वत है, लेकिन पुराने वलित पर्वत है। ऊपर क्या है? ऊपर पठार है। उत्तर में क्या है? पठार है, कनाडा का पठार। ठीक है। बीच में निम्न क्षेत्र है जिसमें नदियां आती हैं और नदियां बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी की तरफ बह जाती। कुछ नदियां प्रशांत महासागर में बह रही हैं, कुछ नदियां ऊपर आर्कटिक के बोफोर्ट सागर में बह रही हैं, कुछ नदियां बेफिन में बह रही हैं, बेफिन नहीं डेविस में बह रही हैं, और कुछ नदियां इधर भी बह रही हैं इस तरफ। तो आज नदियों की भी बात होगी। पहले हमने क्या बात की है? स्थल मंडल की बात की है। आज जल मंडल पे जाना चाहूंगा। सभी लोग मेरे साथ? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ हैं। एक प्रश्न भी है हमारे पास, सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक है, सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा करें। हम बात कर रहे हैं विश्व भूगोल की, और विश्व भूगोल से जुड़ा हुआ एक प्रसंग यहां पर आता है, सरकम प्रशांत क्षेत्र, सरकम पैसिफिक। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती, तो सरकम शब्द आपको परीक्षा में मिल सकता है, तो इसके लिए क्या तैयार करेंगे? सरकम शब्द का मतलब परिधि से आता है। परिधि, परिधि मतलब एक सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कल की, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस, बाहरी परिधि जो होती है वो होता है। इसका अगर शुद्ध हिंदी में अगर किया जाए तो परि प्रशांत अग्निवलय, आपने सुना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर यह प्रश्न आया है जो पूछता है वहां की भूभौतिकीय विशेषताएं बताइए। तो चुनौती होगा या नहीं होगा? चुनौती होगा। तो भाषा, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी दोनों का मेल रखिए। किसी भी प्रकार की भाषा, किसी भी प्रकार की भाषा आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपकी शिक्षा में केवल संवर्धन ही करती है। किसी भी प्रकार का इसमें वहम ना रखें। ठीक है, चलिए शुरू करें इसे। क्लास विश्व भूगोल की है, लेकिन आज विश्व भूगोल को एक नए नजरिए से देखें, एक नए नजरिए से देखें। तैयार है सभी लोग? सभी लोग एकदम सहजता से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास आपके हथियार होने चाहिए। आपके हथियार क्या है? पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, एटलस होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ रेडी? आज हम एक नई तरह से अपने उत्तर भारत की जानकारी को समझते हुए चलेंगे। उत्तर भारत के इसी प्रश्न को उत्तर भारत के अनुसार उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाले हैं। तो पहली बात, अब हम पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं। ये लिखते जाएंगे कभी, पृथ्वी की सतह, सभी लोग ये लिखते भी जाएंगे मेरे साथ। सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। उत्तर अमेरिका की बात हो रही है, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, जल्दी से, बहुत ज्यादा चैट नहीं देख पाऊंगा, मुझे फॉलो करिए, मुझे फॉलो करिए। उत्तर अमेरिका का भूगोल और उससे जुड़े बहुत से सिद्धांत आज की क्लास में क्लियर होने वाले। सब लोग रेडी हैं? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह को जानने के लिए, पृथ्वी की सतह को जानने के लिए मैं आप सभी को एक उबला हुआ अंडा याद दिलाना चाहता हूं। उबला हुआ अंडा, थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे सभी लोग। उबला हुआ अंडा, क्या आपने कभी एक उबला हुआ अंडा अपने हाथ में लिया है? सर मैं शाकाहारी हूं, मैंने कभी नहीं लिया। देखा है उबला हुआ अंडा? उबले हुए अंडे में क्या होता है? उबले हुए अंडे में क्या होता है? एक तो उसका छिलका होता है कि नहीं? छिलका होता है। छिलके के बाद केंद्र में क्या होता है? एक पीला पीला हिस्सा होता है, और ये क्या होता है? ये सफेद हिस्सा होता है। सफेद हिस्से को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। पीले को क्या कहते हैं? योक। और इसको क्या कहते हैं? ये छिलका, छिलके को हम क्या कहते हैं? शेल। तो अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, अंडे की बात हो रही है, थोड़ी सी कल्पना करनी है सभी लोग। ठीक है, उबला हुआ अंडा आपके पास है, सभी लोग कल्पना कर सकते हैं, एक उबला हुआ अंडा आपके पास। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कुछ एक उबले हुए अंडे की तरह है। आकृति की बात नहीं कर रहा हूं, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हमारे पास अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं, लेयर्स। अंदर क्या है? लेयर्स हैं, परत। 3 परत पृथ्वी के, अगर आंतरिक संरचना को मैं देखूं तो 3 परत है, और पृथ्वी के अंदर तो बहुत ज्यादा आपने नहीं देखा है, बट एक उबला हुआ अंडा देखा। उबले अंडे का छिलका, सोचिए छिलका पृथ्वी की बाहरी सतह है। छिलका पृथ्वी की बाहरी सतह है, उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। उसके अंदर जो होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेंटल। जो अंडे का सफेद भाग होता है वो कहलाता है मेंटल, और जो पीला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? कोर। ये सुना है आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में? ऐसा चित्र आपने कहीं पे देखा है? इसको कहते हैं कोर, इसको मेंटल, और इसको लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। मैं आपको क्या करा रहा हूं? भौतिक भूगोल, उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। तो जल्दी से बताइए बच्चे, एक्स वाई जेड मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? उत्तर अमेरिका का क्या पढ़ा रहा हूं? एक्स वाई या जेड? जल्दी से उत्तर अमेरिका का मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? एक्स वाई या जेड? एक्स वाई या जेड? तो जो समझदार छात्र हैं वो जानते हैं कि मैं उत्तर अमेरिका का स्थल मंडल करा रहा हूं, तो एक्स है।
कुछ लोग वाई भी कहेंगे, कुछ जेड भी कहेंगे। कल्पना कल्पना है, आपको लगता रहता है कल्पना आपसे प्रेम करती है, लेकिन करती नहीं। ठीक है, आपके दिल में है, दिल में ही रह जाएगा। कल्पना की शादी भी हो जाएगी। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन 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 क्या पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं से, पृथ्वी में आंतरिक घटनाओं से क्या सतह प्रभावित होगी या नहीं होगी? क्या सतह प्रभावित होगी या नहीं होगी? होगी। आंतरिक बल या आंतरजात, इंटरनल फोर्सेस, आंतरजात फोर्सेस, एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक या आंतरजात बलों की वजह से पृथ्वी की सतह पर बहुत सी घटनाएं होती हैं। एक घटना आज से कुछ 24 घंटे पहले या 20 घंटे, मान लो 20 घंटे पहले हुई, जब हमने देखा अफगानिस्तान में एक भूकंप आया। समझ में आया? पृथ्वी के अंदर बहुत सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। और भूकंप कल आप सबने महसूस किए होंगे, भूकंप के झटके। वो भूकंप कल आया, उसके बाद कोई भूकंप आया, उसके बाद कोई भूकंप आया, उसके बाद बहुत से भूकंप आए, हर जगह भूकंप आ रहे हैं। उसके 2 घंटे बाद एक और भूकंप आया, चिली में आया, लेकिन हमें पता नहीं चला, दूर था। भूकंप बहुत सी जगहों पर आएंगे। तो पहली चीज, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और पृथ्वी के सतह पर जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंदर से भी निर्धारित होता है और बाह्य बलों से भी निर्धारित होगा या नहीं होगा? बाह्य बलों से भी और आंतरिक बलों से भी निर्धारित होता है। पहली चीज तो ये, हम पढ़ क्या रहे हैं? उत्तर अमेरिका की स्थिति पढ़ रहे हैं, उत्तर अमेरिका को देख रहे हैं, उत्तर अमेरिका की सतह को। लेकिन आज का अध्ययन हम थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर और बाहर भी समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है? तो जयपुर में भी आया था, सुनो, जयपुर में भूकंप का प्रभाव जयपुर में आया होता ना तो जय हो चुकी होती है। समझ में आया? भूकंप का एक केंद्र होता है। केंद्र कहां पर आया? अफगानिस्तान। अब पहली बात ये, इस वाली क्लास का इंतजार नहीं करेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे। कल की क्लास रुकी और उसमें कुछ ऐसा हुआ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह पर। सभी लोग मेरे साथ किस लिए कर रहा हूं ये? आज मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये भूभौतिक विशेषताएं क्या होती? तो मैंने पहले आपको क्या कल्पना करने को कहा? पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी सर इंटरव्यू में क्या हुआ? अरे चिंता कर रहे हो, इंटरव्यू में क्या हुआ? उनसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी? तुम्हें तो नौकरी मिली है। इंटरव्यू में ये पूछा था उनसे। क्लास को भटकाएंगे नहीं, जल्दी से ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह की। अंडा सभी को समझ में आ गया? उबला हुआ अंडा। अब उस उबले हुए अंडे को लीजिए और इतनी ऊंचाई से टेबल पे गिरा दीजिए, मेज पे गिरा दीजिए। तो क्या होगा? अगर उस अंडे को लिया जाए और मेज पर गिरा दिया जाए तो क्या होगा? अंडे के छिलके में दरार आ जाएगी। आ जाएंगी कि नहीं? क्रैक्स आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं कह सकता हूँ हमारा जो अंडा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा या नहीं देगा? ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मैंने तुलना की है, मैंने किसकी तुलना की है? उबले हुए अंडे की। मैंने पृथ्वी से तुलना की है। पृथ्वी का स्थल मंडल अंडे के छिलके जैसा पतला सा एक परत है जो कि कई जगहों पर टूटी हुई, खंडित है। और इन खंडों को क्या कहते हैं? प्लेट। अभी तक क्या समझाया? हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं भूगोल में। पृथ्वी की सतह कैसी है? पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी है, चैलों से बनी है, रॉक से बनी है, चट्टानों से बनी है। और ये जो पूरी की पूरी जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, वो खंडित है, टुकड़ों में है। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। समझ में आया? इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो झील बताने को कहा था, बता दिया आपने, धन्यवाद। मैं बता दूंगा। प्लेट समझ में आ गई? तो पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्लेटों का अध्ययन कर रहे हैं। और प्लेटों के अध्ययन से हमें क्या पता चलेगा? पर्वत कैसे बनते हैं और भूगर्भिक प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। सभी लोग मेरे साथ हैं? प्लेटें देखी आपने कभी आपने प्लेटें देखी? ये है प्लेटें, ये सब प्लेट है। सर हमने कभी नहीं देखी। आपकी एटलस में भी होती हैं। तो ये उत्तर अमेरिका प्लेट, ये खंड क्या है? उत्तर अमेरिका का खंड। ये खंड क्या है? दक्षिण अमेरिका का खंड। ये खंड क्या है? अफ्रीका का खंड। ये खंड क्या है? यूरेशिया का खंड। ये वाला खंड क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक खंड, प्रशांत महासागरीय प्लेट। सभी लोग को दिखाई देगा जो मैं बात कर रहा हूं? मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि ये जो प्लेटें हैं, हमारी सतह इससे बनी हुई है, ये प्लेट। इसलिए बात कर रहा हूं। आज मुझे क्या बताना है? आपको पर्वत निर्माण सिखाना है, आपको झीलों का निर्माण सिखाना है, आपको घाटियों का निर्माण सिखाना है, आपको पठारों का निर्माण सिखाना है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा सिद्धांत है भूगोल के पास, वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। सभी लोग मेरे साथ हैं इसमें? मैं क्यों कर रहा हूं? इसी कारणवश कर रहा हूं। अब कहां तक पहुंची कहानी? अंडे का छिलका यानी पृथ्वी का स्थलमंडल, पतली सी परत, खंडित है, टूटे हुए तक तो ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है? ये जो आपके हाथ में अंडा है, उबला हुआ अंडा है, और उसका छिलका जो है क्रैक्ड है। मान लीजिए वो जो छिलके की जो पपड़ी है वो चलने लगे, इधर उधर हिलने लगे, उसमें चालन हो जाए तो क्या करें? एकदम से छोड़ दीजिएगा पहला तो अंडा, भाई पता नहीं अंदर क्या है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि मैंने उदाहरण इसलिए दिया, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये चल रही। तो प्लेटें, जितनी भी प्लेट है, ये स्थायी नहीं है, प्लेट चलायमान है। मोबाइल है, प्लेट चलायमान है, मोबाइल है। ठीक है? इज एवरीवन ओके?
चलायमान है, प्लेट चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि प्लेट क्यों चल रही है, सभी लोग की प्लेट चल क्यों रही है सर, अंडे में तो नहीं चलना चाहिए। तो उत्तर है किसी के पास, इस सीन पर उत्तर है, जल्दी से बताइए क्यों चल रही है प्लेटें, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसलिए चल रही है प्लेटें, कुछ है यहां से दिखाई देता है, गतिशील क्यों है प्लेटें, तो प्लेटें गतिशील इसलिए है कि अंदर से जो बल लग रहे हैं मेंटल में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है बाद में सिखाएंगे, लेकिन मेंटल में चीजें चल रही, मेंटल में चीजें चल रही हैं, तो मेंटल के ऊपर जो प्लेट है वो भी चल रही है। यहां तक क्लियर सभी लोग? अब सभी लोग चित्र बनाएंगे जल्दी से, बहुत काम की बात करने वाले हम इसमें। प्लेटें चलेंगी, प्लेट गतिशील है, प्लेट कैसे चलती है इन्हें देखते हैं। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दो प्लेटें आपस में आ रही हैं पास में, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और दो प्लेटें एक दूसरे से सटी हुई हैं, लेकिन रगड़ खा रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और एक दूसरे में फंसी हुई। तीन तरह के मोशन होते हैं, इन मोशंस को क्या कहा जाता है, ये भी सचित्र दिखा रहा हूं सभी लोगों को। पहला, कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं, इनको क्या कहा जाता है, अपसारी प्लेट जब दूर जाती है उनको क्या कहते हैं, अपसारी। जब पास में आती है उनको क्या कहते हैं, अभिसारी। जो अंग्रेजी जानते हैं उनके लिए डाइवर्जेंट, गोइंग अवे मींस डाइवर्जेंट, पास में आ रही है मतलब कन्वर्जेंट। क्या लिखा है प्लेट, और जब आपस में हो रही है तो रूपांतर, परिसीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीन तरह की बाउंड्री। यहां तक सबको समझ में आया? अपसारी, अभिसारी और ट्रांसफॉर्म, अपसारी, अभिसारी, ट्रांसफॉर्म। और यहां पर जो इनका किनारा होता है, प्लेट किनारा, वहां पर एक्शन होता है। तो आज हम प्लेटों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और प्लेटों से फिर हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। ये जो आपका लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर पे ध्यान देना है सभी लोग, लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है, ध्यान दीजिए सभी लोग। लिथोस्फीयर, कुछ छात्रों का ये मानना है और गलत समझ है कि पृथ्वी में सर भूमि तो यही है, स्थल मंडल तो यही है, सागर के नीचे क्या होता है। समझिए, सागर के नीचे भी होता है लिथोस्फीयर, समझे? तो लिथोस्फीयर कहां पर है, लिथोस्फीयर सागर के नीचे भी है और महाद्वीप पर आप यहां पर हैं और यहां आप नाव लेकर बैठे हैं, वो भी आपके नीचे स्थल मंडल है। समझ में आया? तो सागर के नीचे भी ये सागर की तली होती है, इसमें भी स्थल मंडल है और महाद्वीप पर भी है। पहला ही क्लियर हो गया। ये क्या है, पृथ्वी की बाहर, पृथ्वी की बाहर, पृथ्वी का बाहरी आवरण है। अब इसमें खेल होने वाला है। क्या खेल होने वाला है, दो प्लेटें टकराने वाली। क्या कहते हैं, दो प्लेट जब टकराती हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, हिंदी में अपसारी। सभी लोग मेरे साथ जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। कोई कह रहा है सर कोर में रेडियो एक्टिव, कोर में जो होता है, क्या हमने कोर की बात की आज? हमने नहीं की। क्या हमने मेंटल की बात की आज? नहीं। क्या हम आगे करेंगे जब हम भौतिक भूगोल के सिद्धांत पढ़ेंगे, वो अभी हमने क्या देखा, अंदर से कुछ बल आते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, वो बल ऊपर की सतह को परेशान करते हैं, ऊपर की प्लेटों को गतिशील करते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री सभी को समझ में आ गया? नहीं आ गया? जल्दी से बताइए। ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट को क्या कहते हैं, अपसारी। डाइवर्जेंट को क्या कहते हैं, अपसारी। मैंने क्या लिखा, कन्वर्जेंट को अपसारी इसलिए लिखा है, देखने के लिए कितने लोग जागे हुए हैं कि नहीं? तो सही है, गलत है? अभिसरण, अभिसारी, डाइवर्जेंट के लिए अपसारी, याद रहेगा। अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित, अभिसारी, अपसारी, रूपांतरित। यहां तक सभी लोग मेरे साथ? ठीक है, बिल्कुल सही बात। अपसारी, अभिसारी इसीलिए लिख रहा हूं, ये भी तो पता चलना चाहिए, नहीं तो तुम छापे जाओगे। बहुत से लोग अंधविश्वास में कुछ भी छाप लेते हैं। सभी लोग मेरे साथ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने नोट्स में बना रही हैं, मुझे बताता है कि आप लिख भी रहे हैं साथ और आपको पता है यहां पर गलती नहीं होगी। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? चलिए, अब अपने चित्र को एक और चीज दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। दो प्लेटें आपस में मिल रही, क्या हो सकता है? संभव है या नहीं है? जल्दी से बताइए। कुछ लोग सिर्फ मुझे देख रहे होंगे, देखना नहीं है, बनाना है। कौन से पर्वत बने, जल्दी से बताइए। वलित पर्वत का निर्माण हुआ। एक और संभावना भी है, ये भी संभावना है या नहीं है? संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। जो ऊंचा क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं?
पर्वत, इसे क्या कहते हैं? घाटी। इसे क्या कहते हैं? पठार, पर्वत, घाटी, पर्वत। अभी लोग मेरे साथ एक तीसरी स्थिति बना रहा हूं। तीसरी स्थिति में क्या अंतर है, जल्दी से देख के बताएंगे। तीसरी स्थिति में क्या अंतर है? तीसरी स्थिति में अगर आप ढूंढ पाए तो देखिए, ये घाटी इतनी गहरी है, ये समुद्र के तल से भी नीचे है। हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो जब अभिसारी, जब प्लेटें आपस में मिलती हैं, कई तरह से हो सकता है। यूं समझिए, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क पर हो रहा है, या दो गाड़ी आपस में टकराएंगी, बार बार टकराए अलग अलग गाड़ियां, तो उनके एक्सीडेंट की दशा तो अलग होगी ना। तो यूं समझिए, दो प्लेटें आके टकराई, एक ने क्या किया, सिर्फ पर्वत बनाया, एक ने पर्वत भी बनाया, पठार भी बनाया, और इस केस में क्या हुआ, इतना ज्यादा मोड़ आ गया कि वो घाटी बहुत गहरी होगी। समझ में आया? तो दिक्कत ये समझ तो आ रहा है, ये हो क्यों रहा है? एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है, ठीक है ना? सभी लोग मेरे साथ, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? अब हम आते हैं हमारे उत्तर अमेरिका में। सभी लोग फ्रेश पेज ले लें, फ्रेश पेज लगा लीजिए, फ्रेश पेज, फ्रेश पेज, फ्रेश पेज। क्या बनाएंगे? बड़ा उत्तर अमेरिका बना लेंगे। बना लिया? सभी ने बनाया? यहां पर एक प्लेट है, यहां पर एक प्लेट है, और ये उत्तर अमेरिका की प्लेट है। अब तो आपको प्लेट पता है क्या होता है? ये आपस में टकराए तो इन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ बना दिए। यहां पर कुछ ऐसा बना, इसे कहते हैं बहुत गहरी घाटी, डेथ वैली, मृत घाटी, ठीक है। यहां पर क्या बना? पठार। इसे क्या कहते हैं? कोलंबिया पठार। समझ में आ गया? निम्न घाटियां कैसे बनती हैं? ऐसे बन जाती हैं। ये सागर के तल से भी नीचे है। क्या आपको पता है कि ये उत्तर अमेरिका का सबसे निचला स्थान है? सबसे निचला स्थान, ये सागर के स्तर से भी नीचे है। समझ में आया सभी लोगों को? प्लेटें हैं, प्लेट मुड़ गई है, निश्चित रूप से प्लेटें मुड़ गई हैं, ऐसा कुछ बन रहे हैं। तीन तीन पर्वत श्रृंखलाएं हो चुकी हैं, समानांतर हैं। इनको हमने क्या नाम दिया था? जल्दी से बताइए, क्या नाम दिया था? कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा दिया था। लेकिन कोर्डिलेरा में कुछ जगहों पर घाटियां बन गई हैं, गहरी घाटियां, गहरी घाटी जैसे मृत घाटी। कुछ जगहों पर अंतर पर्वतीय पठार बन गए। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब, अंतर पर्वतीय पठार का मतलब कि यहाँ पर उठा हुआ पठार भी है। समझ में आया? तो मैंने क्या किया आपको, आपने घर में जाकर कुछ नाम देखे, क्या उसका सिद्धांत पता चला या नहीं चला? सिद्धांत पता चला सभी लोगों को कि कैसे पर्वत बन जाते हैं, कैसे घाटियां बन जाती हैं, कैसे गहरी घाटियां बन जाती हैं, कैसे पठार बन जाते हैं। ये सब इस पे डिपेंड करेगा किस तरह का अभिसरण हो रहा है। कभी बल ज्यादा हो सकता है, कभी चट्टानें मोटी हो सकती हैं, कभी उनके जो जो शैल हैं वो बहुत ठोस हो सकते हैं। माउंटेन्स, रॉक, सबका अलग अलग है। यूं समझिए, एक टाटा नैनो, टाटा नैनो एक ट्रक से टकरा गई, टाटा नैनो एक ट्रक से टकरा गई, और यूं समझिए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ट्रक से टकरा गई। दोनों की टक्कर अलग होगी या नहीं होगी? तो दोनों का अंतीय बल अलग होगा। तो ये थोड़ी सी कल्पना करनी है कि ये बने कैसे। और वलित पर्वत तो मैं अब सभी लोगों को बता चुका हूं। वलित पर्वत निर्माण समझ में आ गया सभी लोगों को। वलित पर्वत में पठारों का निर्माण समझ में आ गया, और पठारों में कभी कभी बीच में ये घाटियां भी बन जाती हैं। तो पर्वत, पठार और साथ में घाटियां। समझ में आया? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब अगला सवाल, अगला सवाल, और अगले सवाल में हम कहां जा रहे हैं? अब सारी बाउंड्री पर जा रहे हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, एक चीज पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, जब दो प्लेट टकराएंगी, प्लेट तो बड़ी चीज होती है ना, प्लेट तो बड़ी चीज होती है, बड़ी होती है। अब आपको प्लेट का बड़ापन मैं दिखाना चाहूं तो आप सभी ने एक आलू का चिप्स खाया है? आलू का चिप्स खाया कभी? आलू का चिप्स, अंकल चिप्स आता है, आता कि नहीं आता? इस आलू चिप्स पर, आलू के चिप्स पर, बल्कि आप सभी को आज नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोग आलू के चिप्स पे चला रहे होंगे, ठीक है। आलू के चिप्स पर एक चींटी बैठी है, और आलू का चिप्स अचानक क्रैक हो जाए तो चींटी के लिए क्या होगा? चींटी को कैसा महसूस होगा? आलू का चिप्स अगर क्रैक हो और उस पर छोटी सी चींटी बैठी है, उसको कैसा लगेगा? उसकी दुनिया तबाह हो गई, भूकंप है या नहीं? तो कल कल भारत की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट आपस में दबाव डाल रही हैं, बहुत सारा तनाव है, और तनाव की वजह से यहां पे क्रैक आया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जैसे ही क्रैक आया तो हम चींटियां, आप लोग जो भी कमेंट करते हो, हम चींटियों से ज्यादा नहीं है। पृथ्वी की परपटी पर जो हम खड़े हुए हैं, हम चींटियां हैं। हम लोगों को क्या लगा? भूकंप। समझ में आया सभी लोगों को? भूकंप होता क्या है? भूकंप होता है जब शैल, ठोस चट्टानें जब टूटती हैं, उनमें जो तनाव होता है, उनमें जो बल अचानक निकलता है, तो उससे कंपन होता है, और कंपन से हम, हमारी इमारतें, ये सारी चीजें हिलती हैं और टूटती। कौन सी बाउंड्री पर है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो अगर जो भूकंप की हम बात करें, कल का भूकंप कैसी सीमा पर आया? एक अभिसारी सीमा पर आया। समझ में आया? ठीक है, कल भूकंप आया, कल भूकंप आया था, ये सारी चीजें हिलती हैं और टूटती। कौन सी बाउंड्री पर है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो अगर जो भूकंप की हम बात करें, कल का भूकंप कैसी सीमा पर आया? एक अभिसारी सीमा पर आया। समझ में आया?
ठीक है। तो कल भूकंप आया था, हम दिल्ली में हैं, अरे दिल्ली में तुम अफगानिस्तान में होते तो भी आता, ठीक है। भूकंप की तरंगे दिल्ली तक आई थी, दिल्ली क्या भारत के उत्तर भारत में बहुत से शहरों में नोट की गई। सभी लोग क्लियर, सभी लोग क्लियर। आलू का चिप्स, नवरात्र, आप सबको नवरात्र का शुभारंभ और जय माता दी। आपके सपने, आपकी सारी मेहनत रंग लेकर आएगी। अब हमारे डाइवर्जेंट पर चले। फिर कोई पूछा सर प्लेटें चलती कैसे, अभी अचानक जा रहा है। थोड़ी देर पहले बच्चों आप ही से मैंने पूछा था ना, प्लेटें कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, कौन चला रहा है इनको, कौन चला रहा है। पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल है, आंतरिक बलों के कारण चल रही है। जीएस के छात्र के लिए अभी आंतरिक बल चलेगा, जब मैं आपको भौतिक भूगोल के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो बता, ठीक है। सभी लोग ठीक। और इससे क्या चीज हुई, इससे हमारे पर्वत बने, पठार बने और घाटियां बनी, कुछ घाटियां बहुत गहरी हो गई, यहां तक ठीक। एक और स्थिति मैं करना चाहता हूं। एक बालक है, एक बेंच पर बैठा हुआ है, ये एक बेंच पर बैठा हुआ है, एक बालक एक बेंच पर बैठा हुआ है और यहां से दो लोग इस बेंच को खींच रहे हैं पूरे बल के साथ, इस बेंच को खींच रहे हैं और बेंच में दरार भी आ गई है। थोड़ी देर बाद इस बालक को क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक बालक बेंच पे बैठा हुआ है, दो मशीनें लगा दी है मैंने, बेंच को खींच रहे, बेंच में दरार आ गई है, क्या होगा जल्दी बताइए। झटका लगेगा, झटका लगेगा, अरे गिर जाएगा ना बच्चों, बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा, समझ में आया। तो एक हमारे पास प्लेट है, एक हमारे पास प्लेट है और इस प्लेट पे ये बल लग रहा है, इसको भी हमने क्या कहा, अपसरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये भी आप पूछ सकते हैं क्यों हो रहा है, बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं क्यों हो रहा है। क्योंकि नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है, मैग्मा जो है, मेंटल का मैग्मा ऊपर आ रहा है, तो वो क्या करता है, इस वाली प्लेट को दबाव डालते हुए मोड़ रहा है। अब मोड़ेगा तो इसमें दरार आने की संभावना है। मैं ये पेन लूंगा, अगर इसको मोड़ूंगा तो ये चटकने की संभावना है या नहीं, और इस पे दोनों तरफ से दबाव लग रहा है, दोनों तरफ से खिंचाव महसूस करेगा। सोच के देखिए सभी लोग, अपनी पेंसिल ले लीजिए हाथ में, पेंसिल ले लीजिए और इसको दोनों तरफ से दबाएंगे तो बीच में केंद्र में से पेंसिल टूट सकती है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दबाव लग रहा है। तो दोनों तरफ दबाव महसूस करता है, नीचे से बल आ रहा है, नीचे से बल आ रहा है, तो प्लेट में दबाव होने। तो जैसे इस बच्चे का बेंच खिंच गया था, तो थोड़ी देर में क्या आपको नहीं लगता सभी लोग ये चित्र बनाएंगे जो मैं अभी बनाने वाला हूं, जो मैं अभी बनाने वाला हूं, ये वाला चित्र बनाएंगे। अपसरण की हम बात कर रहे हैं, अपसरण की हम बात कर रहे हैं। एक प्लेट ऐसी थी, इस प्लेट पर इस तरह का खिंचाव आ रहा है, इसको टेंशन कहते हैं। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार वो सारी एक साथ आ रही थी तो उसको कंप्रेशन कह रहे थे, कंप्रेशन कह रहे थे। अभी हम क्या कह रहे हैं, प्लेटें दूर जा रही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तनाव हो जाएगा कि नहीं, और आप यहां पर खड़े हैं। कुछ काल के बाद क्या होगा, ये प्लेटें और सरक जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी। क्या सभी लोगों ने चित्र बना लिया, प्लेट धंस जाएगी कि नहीं, ये धंस जाएगा केंद्रीय भाग, हाँ या ना। आप कहां पहुंचे, आप यहां पर है, आप यहां पर है, ये भी तो एक घाटी है, घाटी है या नहीं, जल्दी से बताइए। ये भी तो एक घाटी है, बट ये घाटी क्या वलित पर्वत की तरह बनी है, या ये अभिसरण से बनी, अपसरण से बनी, आप नीचे गए धंसे या नहीं धंसे, ये भी घाटी बनी। पर ये कौन सी घाटी है, वो तो वलित पर्वत की घाटी थी, ये कौन सी घाटी है, ये कौन सी घाटी है, रंज घाटी। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। तो पूछ रहे सर मैग्मा क्या होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सी चट्टानें हैं जो पिघली हुई हैं, और पृथ्वी के अंदर के बल उन चट्टानों को ऊपर धकेलते हैं, पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं, ठीक है। पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। जब वो ऊपर आता है तो वो उस पर दबाव डालता है, दबाव से प्लेट मुड़ जाती है, मुड़ने से इसमें कमजोरी के क्षेत्रों में क्रैक करेगी, इस तरह हो जाएगा। सभी को समझ में आया। चौरे कह रहे हैं अभिसारी में दरार कैसे होगा, चौरे ऐसे लो अपनी पेंसिल और उसे मोड़ना शुरू कर, टूट जाएंगी, दरार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहे दरार कैसे होगी, आप लेके देख लीजिए। आपके घर में कोई काम की चीज है, जैसे टीवी का रिमोट है, अगर आपके घर में टीवी का रिमोट है, पकड़ के ऐसे कर दीजिए, देखिए दरार कैसे होती है, खुद खुद देख लीजिए, मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद है, ठीक है। और कुछ है, आपके पास कोई पेन हो, कोई पेंसिल हो, लीजिए, तोड़ दीजिए, आनंद ही आनंद, दरार ही दरार। किसी के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को लीजिए, लीजिए और दबा के तनाव डालिए, फिर देखिए दरार कैसे आती। पूछ रहा सर इसमें दरार कैसे आएगी, भाई दबाव लग रहा है, दरार। किसी को भी डाउट है, कोई भी डाउट है, अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे, जो आपके घर का सबसे प्रिय फोन है उसको ऐसे लीजिए और यूं दबा के देखिए, जब तक की आवाज ना जाए, सुंदर सी आवाज आएगी, चटक जैसी आवाज है, समझ लेना वो आ गई दरार, उसी समय तुम्हें अपसरण समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, उससे पहले उनका फोन निकाल लेना, फोन नंबर पता चला दरार के चक्कर में तुम उनका फोन नंबर खो दिए, तब गड़बड़ हो जाएगी। भाई दबाव पड़ रहा है बच्चे, दबाव पड़ रहा है जब इसको खींच रहे। अभी थोड़ी देर पहले बेंच का उदाहरण दिए थे, बेंच पे बच्चा बैठा, बेंच खींच लीजिएगा तो बीच में गिर जाएगा, तब ध्यान नहीं दिए, तब सोचे मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे। कुछ लोगों को तो यही चिंता है कि मास्टर जी बीच में पढ़ाई के अलावा कुछ बता रहे हैं, ये भी सही है। अरे भाई पढ़ाई ही बता रहे, विश्वास तो रखो, विश्वास तो रखो। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक कुम्हार है घड़े बनाता है, एक कुम्हार है घड़े बनाता है, और आप कहते हैं भैया देखो एक ही काम है तुम्हारा, और गीली मिट्टी लेते जाओ, घड़े बनाते जाओ। क्या आपको नहीं लगता
कि वो कुम्हार ज्यादा अच्छा कर सकता है अगर वो बाजार में जाकर ये भी देखे कि किस तरह के घड़ों की मांग ज्यादा है, किस तरह से बेहतर घड़े बनाए जा सकते हैं, या उसका जीवन केवल मिट्टी मिट्टी गारा इकट्ठा करना है। आप यूं समझिए कि जो कुम्हार घड़ा बनाता है वो केवल मिट्टी ही नहीं डालता रहता है, उसके अंदर हाथ लगा के ऊपर से पीटता भी है, 2-4 बार पीटता है कि नहीं, तो कई बार आपको पीटना भी पड़ता है। आप डर जाते हो, अरे सर ने ऐसा कह दिया मैग्मा, अंदर से हाथ भी लगाए हो, चिंता मत करो। तो आधे लोग तो ऐसे हैं कि इनको जीवन में केवल एक ही चीज पता है, पढ़ाई का मतलब दर्द, और जितना दर्द लोगे उतना पास हो जाओगे। ऐसा कोई नियम नहीं। पढ़ाई बहुत आनंद से की जा सकती है, और पढ़ाई में 2 चीजें, एक तो सामग्री और एक सामग्री का प्रयोग से संबंधित बातें। जब मैं बच्चे को बिठा के बेंच खिंचवा रहा था, मैं आपकी कल्पनाशीलता को जगा रहा था कि आप अपसरण सोच पाए। फिर उसके बाद जब इतना बना दिया चित्र, उसके बाद बोला सर ये दरार कैसे आएगी, फिर मुझे लगा कि इसमें तो गर्लफ्रेंड का फोन लेकर तोड़ देना चाहिए, बहुत सही आएगा। ठीक है, कोई बोला सच में टूट गया मेरा फोन, आप समझ रहे हैं पूरा का पूरा आकर्षित ध्यान आकर्षित करने को कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सच में तोड़ दिया, मजा ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है। वापस आके सबको भ्रंश घाटी, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, दुनिया में भ्रंश घाटियां हैं। इन भ्रंश घाटियों में पता क्या होता है, इन भ्रंश घाटियों में अगर जल भराव हो जाए, इन भ्रंश घाटियों में जल भराव हो जाए तो ये झील का निर्माण करती। ये भी एक झील है और ये भी एक झील है, अगर यहां जल भराव हो जाए ये भी एक झील है। आज क्या पढ़ाने वाला हूं, झील पढ़ाने वाला हूं। झील पढ़ाने से पहले सोचा कि मेरे छात्रों को कुछ सिद्धांत भी पता चल जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं? नहीं तो बेकार में क्या होगा, केवल चित्र में हमें पता है झील कहां है, कैसे है, क्यों है, उसके आगे का पता ही नहीं। तो पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर बहुत सी प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ आ रही हैं और दूर जा रही हैं। जब दूर जा रही हैं तब कुछ और होता है, अभी आपने देखा ये पास में आने से हुआ अभिसारी, और यहां पर अपसरण से दूर जा रही होती, ये होता है, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ, तो अब सभी लोग ध्यान देंगे। फ्रेश पेज सिद्धांत बताया, किसी कारण से बताया, सिद्धांत बताया, किसी कारण से बताया, अब कुछ कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सिर्फ कंटेंट, सिर्फ जानकारी इस परीक्षा के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम यूपीएससी की तैयारी करें, केवल जानकारी चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, बट वो सफिशिएंट नहीं, उसके साथ उसके पीछे का कारण भी जानना है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग फ्रेश पेज पर क्या करेंगे, बीच में क्या बनाते हैं आप लोग, विषुवत रेखा बनाते हैं, जल्दी से बना दीजिए, चिंता मत करिए। क्लास में कितने लोग हैं, आप और मैं 2 ही तो लोग हैं, आप और मैं 2 ही तो लोग हैं, और चिंता क्या करनी है, बाकी की चिंता मत करिए, किसका फोन बना किसका टूटा, ये सब जय माता दी पे छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, मुझे आप सबसे एक प्रश्न पूछना है कि 1 नंबर क्या जलाशय है, 1 नंबर क्या जलाशय, जल्दी से बताइए, 1 नंबर क्या जलाशय है। चिंता मत करिए, अपना मानचित्र देख के बता दीजिए, वैसे तो बहुतों को याद होगा। कौन सी खाड़ी है सर, मैक्सिको की खाड़ी। यहां पर कुछ द्वीप है, क्या ये द्वीप आप बना लेंगे इस तरह से। ये 2 नंबर क्या जलाशय है, 1 और 2 नंबर का जलाशय बता दीजिए मुझे, अपने चित्र में उसका नाम भी लिख दीजिए। बहुत अच्छी बात है, जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं सर ये तो मैक्सिको की खाड़ी, बहुत अच्छी बात। और 2 नंबर क्या है, 2 नंबर कैरेबियन सागर, कैरेबियंस, इन्हीं कैरेबियन सी से इन द्वीपों का नाम पड़ा। कौन से द्वीप कहलाते हैं, कैरेबियाई द्वीप, कैरेबियाई द्वीप, समझ में आया, कैरेबियाई द्वीप, यहां तक क्लियर सभी लोग। जो हमारा मानचित्र होता है उस पर कुछ अहम अक्षांश होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर। कल मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए फिर से सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन कल एक विशेष दिन था इक्वेटर को लेकर, कल था 21 मार्च। 21 मार्च वो दिन होता है जब सूर्य इक्वेटर पर लंबवत चमकता है। कल सूर्य की स्थिति विशेष थी, इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, समान दिन और रात की अवधि वाला दिन, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। याद रहेगा सभी लोगों को, इक्विनॉक्स कल था, विशेष दिन था इक्विनॉक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज मुझे कल से पढ़ानी है, कल की क्लास में मैं आपको जलवायु भी सिखाऊंगा, और मुझे जलवायु के लिए एक बहुत अहम अक्षांश की जरूरत है, वो अक्षांश है कर्क रेखा। क्या आप अपने मानचित्र को देखकर उत्तर अमेरिका में बता सकते हैं कि कर्क रेखा आती है या नहीं आती, उत्तर अमेरिका में आती है, दक्षिण अमेरिका में आती है, जल्दी से बताइए, उत्तर अमेरिका में आती है, दक्षिण अमेरिका में आती है, जल्दी बताइए। विषुवत रेखा तो ये होगी बच्चों, ये इक्वेटर है ना, ये विषुवत रेखा होगी, ठीक है। कर्क रेखा कहां पर आती है, उत्तर में आती है, दक्षिण में आती है, उत्तरी अमेरिका। कुछ लोग अभी भी साउथ अमेरिका कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन ना करें, आपके सामने एटलस खुली हुई है, फिर भी आपको उत्तर अमेरिका दिखाई दे रहा है या दक्षिण अमेरिका, तो नशे की बात है। किसी को डाउट है तो अपने पेज नंबर, इस एटलस में तो पेज नंबर आपको वैसे मिल जाएगा, अपना ये देख लीजिए, पूरा विश्व मानचित्र देख लीजिए, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, जल्दी से देख के बताइए कर्क रेखा किसे छू रही है। इसमें कुछ लोग अभी भी दक्षिण अमेरिका लिख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका लिखने वाले ये भी हो सकते हैं कि वो अकारण ही थोड़ा सा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो ध्यान आकर्षित ना करें। मुझे कोई चिंता नहीं है कि कहां पर है, मुझे एक चीज चाहिए, मुझे ये दिखाई देता है कर्क रेखा कुछ यहां काट रही है मैक्सिको की खाड़ी को, जल्दी से सभी लोग कर्क रेखा डाल लेंगे। कर्क रेखा मेरे बहुत काम की है, क्योंकि कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री अंश उत्तर अक्षांश, और कर्क रेखा से मुझे मिल जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री इसके ऊपर होगा, 30 डिग्री, ये बहुत काम की लाइन होती है। जलवायु समझने के लिए 30 डिग्री
दक्षिण में भी कोई रेखा होगी, दक्षिण वाली की नाम क्या है? दक्षिण वाली का नाम क्या होता है? मकर रेखा। ये जो आप सी बनाते हैं, सी के जस्ट नीचे आती है मकर रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसका मतलब 30 डिग्री अक्षांश कहां होगा? 30 डिग्री अक्षांश कहां होगा? इसके नीचे होगा। 0, 30। पास और महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्यों होते हैं? ये होमवर्क है, सोच कर आएंगे सभी लोग। सभी लोग समझ में आ गया? और ये रेखा क्यों करवा रहा हूं सभी लोगों को? ये रेखा क्यों करवा रहा हूं? ये रेखा बहुत अहम है, इससे मुझे जलवायु समझने में मदद होती है। मैं आपको जलवायु के नियम भी सिखा दूंगा। समझ में आ गया? क्या सभी लोगों ने अपने चित्र में डाल लिया? नहीं डाल लिया? टेस्ट में पूछने वाला हूं मैं। टेस्ट में ये सारी चीजें आने वाली हैं। मरुस्थल कहां होते हैं? इस मरुस्थल का विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। कौन सा मरुस्थल है बच्चों? अटकामा। और ये कौन सा है? ये मरुस्थल है कैलिफोर्निया, मेक्सिको का मरुस्थल। मेक्सिको देश भी आता है, यूएसए भी आता है। इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया का मरुस्थल, कैलिफोर्निया। इसके कई स्थानिक नाम भी हैं। कैलिफोर्निया मरुस्थल। समझ में आया? कल 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 बात करेंगे। आज का होमवर्क है। कल आपको एक उत्तर लेखन भी सिखाऊंगा। उत्तर लेखन भी सिखाऊंगा। यहां तक क्लियर सभी लोग? इस रेखा को याद रखेंगे। मकर रेखा कहां से निकलती है? मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से सी के नीचे, और कर्क रेखा सी को काट देती है। याद रखना है सी, क्योंकि जहां भी सी बनाऊंगा मुझे पता है कर्क रेखा कहां पर है। सभी लोग मेरे साथ? ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं प्लेटों के अभिसरण की। यहां पर क्या बने जल्दी से बताइए? रॉकीज कॉर्डिलेरा बने। बने या नहीं बने? रॉकीज। अब मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर भी एक प्लेट है। इस प्लेट का नाम है नाज़का प्लेट। लिख लीजिए, इसी चित्र में लिखेंगे नाज़का प्लेट। इसी चित्र में लिखेंगे नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट ऐसे जा रही है, और दक्षिण अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट ऐसे आ रही है। जल्दी से बताइए क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? अपसरण या अभिसरण? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूं। सभी लोगों को बता दिया, दो प्लेटें आपस में उलझी हुई हैं। एक है नाज़का प्लेट, दूसरी है दक्षिण अमेरिका प्लेट। जब दोनों साथ में आती हैं, जब दोनों साथ में आती हैं तो ये क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? अभिसरण या अपसरण? जल्दी से बताइए। अरे अभिसरण हो रहा है। अभिसरण होगा तो कौन से वाले पर्वत बनेंगे? जल्दी से बताइए। भ्रंश पर्वत बनेगा या वलित पर्वत बनेगा? विच माउंटेन? फोल्ड माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन? फोल्ड या फॉल्ट? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत सही। क्लास एकदम सही उत्तर दे रही है। फोल्ड माउंटेन, बहुत अच्छा। कितने लोगों को इस फोल्ड माउंटेन श्रृंखला का नाम पता है? जल्दी से बता दीजिए, श्रृंखला का नाम क्या है? फोल्ड माउंटेन श्रृंखला का नाम क्या है? सर ये है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में इस तरह से बनी, ठीक उसी सिद्धांत से बनी जैसे ये बने थे, जैसे उत्तर अमेरिका में बने ये। एंडीज क्या है? एंडीज क्या है? हिमालय के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी, रैंक नंबर 2 पे। हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट, दूसरे लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट। और विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी का मतलब इसमें कोई व्यवधान नहीं है, निर्बाध रूप से चलती है, निर्बाध रूप से उत्तर से दक्षिण तक। ये दुनिया की सबसे लंबी तलीय वलित पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया? दक्षिण अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका के सिद्धांत थे वो दक्षिण अमेरिका पर भी चले। और उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्या नाम है इसका? टेस्ट कर रहा हूं आप लोगों का, क्या नाम है इसका? सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम भी बदला गया था, सबसे ऊंची चोटी। सर ये आपने बताया था देनाली। वाह, देनाली। तो 6200 मीटर आपने बताया होगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ये है। क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी का? किसी को याद है? अकोनकागुआ। क्या नाम है? अकोनकागुआ। अकोनकागुआ लगभग 6900-7000 के करीब होगी इसकी ऊंचाई। देनाली तो वहां पर थी, उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोनकागुआ। किसी के पास एटलस में हो तो देख के बताइएगा वो 6200 होती है, कितनी है? ये लगभग क्या है? हिमालय के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी, रैंक नंबर 2 पे। हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट, दूसरे लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट। और विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी का मतलब इसमें कोई व्यवधान नहीं है, निर्बाध रूप से चलती है, निर्बाध रूप से उत्तर से दक्षिण तक। दुनिया की सबसे लंबी तलीय वलित पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया?
दक्षिण अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका के सिद्धांत थे वो दक्षिण अमेरिका पर भी चले। और उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्या नाम है इसका, टेस्ट कर रहा हूं आप लोगों का, क्या नाम है इसका, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम भी बदला गया था, सबसे ऊंची चोटी। सर ये आपने बताया था दिनाली, अरे वाह दिनाली, तो 6200 मीटर आपने बताया होगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ये है, क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी का, किसी को याद है, अकोनकागुआ, क्या नाम है, अकोनकागुआ, अकोनकागुआ, लगभग 6900 7000 के करीब होगी इसकी ऊंचाई। दिनाली तो वहां पर थी, उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोनकागुआ। किसी के पास एटलस में हो तो देख के बताइएगा, वो 62 होती है, कितनी है, ये लगभग 7000 के आसपास आ जाएगी, वो 62 होती है, कितनी है, जल्दी से बताइए, अकोनकागुआ की ऊंचाई 6900 कुछ है, ये 6900 है, वो 6200 थी, समझ में आ गया। सेकंड हाईएस्ट है ये, सेकंड हाईएस्ट, याद रहेगा। कैसे बना, वलित पर्वत का निर्माण, कौन सी बाउंड्री, कौन सी सीमा है, प्लेटों का क्या हो रहा है, अभिसरण या अपसरण, अभिसरण या अपसरण, प्लेटें पास में आ रही, अभिसरण हो रहा है, ठीक है। यहां पर अभी मैंने आपको बताया, कल हमारे भूकंप के बाद, अफगानिस्तान के भूकंप के बाद चिली में भी एक बड़ा भूकंप आया है। क्या सभी लोग समझ सकते हैं कि यहां भूकंप क्यों आया होगा, क्या सभी लोग समझ सकते हैं भूकंप क्यों आएगा, कौन सी बाउंड्री है, समझ में आ गया। अभिसारी में भी पर्वत बनते हैं और अपसारी में भी पर्वत बनते हैं। अपसारी के पर्वत को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी, और ये हमारा फॉल्ट माउंटेन, भ्रंश पर्वत, फॉल्ट माउंटेन कहा जाता है इसे, फॉल्ट माउंटेन या फोर्स कहते हैं, या फिर ब्लॉक माउंटेन, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ब्लॉक, ब्लॉक पर्वत। वहां पे वलित आता है, यहां पर ब्लॉक आता है। सभी लोग मेरे साथ क्लियर है, सिद्धांत समझ में आ गए सभी लोगों को। वापस आते हैं, आज हमने क्या कर लिया देख लें। सभी लोगों को पृथ्वी समझ में आ गई। पृथ्वी के ये जो बड़े भूखंड हैं और सागर भी हैं, ये किस चीज पर हैं, ये परपटी पर हैं, परपटी प्लेटें हैं, प्लेटें आपस में टूटी हुई हैं और प्लेटें चल रही है, एरो दिखाई दे रहा है जो भी आप लोगों ने बनाया। ये कौन सी है, नाजका प्लेट, सभी लोग ध्यान देंगे, ये नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं तो यहाँ पर बनता है वलित पर्वत, यहाँ पर वलित पर्वत बनेगा। अफ्रीका की प्लेट है, अफ्रीका की प्लेट और यूरोप जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्प्स पर्वत। और भारत देख लीजिए, भारत की प्लेट यहाँ पर जाती है यूरेशिया में, तो क्या बनता है, हिमालय पर्वत। और साथ में आते तनाव, तनाव की वजह से क्या आया, भूकंप आया। ये क्या है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है मुझे, बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, स्थलमंडल है, स्थलमंडल है, यहाँ पर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अपसरण हो रहा है, और यहाँ पर पास में आ रहा है, अभिसरण हो रहा है। तो अभिसरण का क्षेत्र, अपसरण का क्षेत्र, महाद्वीपीय प्लेट। स्थलीय दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं। जो छात्र नहीं लिख पाए उनके लिए यहाँ पर भी लिखा हुआ, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप ही के लिए बनाई गई। समझ में आया कुछ सिद्धांत, हम क्या कर रहे थे, थोड़े सिद्धांत भी समझ रहे हैं ताकि हमें वो समझ आता रहे। पर्वतों के प्रकार, सभी लोगों को ये बताइए, इस क्लास में बैठे सभी छात्रों को इन पर्वतों से दोस्ती हो गई है कि नहीं, मोरदार पर्वत दोस्त हो गए कि नहीं, दबाव, बीच में जितने भी अवसाद हैं उनमें मोड़ आ जाएंगे और बीच में पठार भी बन सकता है। पहली श्रेणी से प्यार हुआ या नहीं हुआ, चलिए तो पता है। दूसरे क्या है, आज क्या सिखा दिए, भ्रंश वाले, इसमें क्या हुआ, बीच में दरार हो गई है, नीचे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, भ्रंश, ये भ्रंश घाटी होगी, जो निचला हिस्सा है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। दूसरे से प्यार हो गया। किसी ने डाउट सेक्शन में पूछा, सर ज्वालामुखी से कैसे पर्वत बन सकता है। मैं एकदम हैरान हो गया, ज्वालामुखी से पर्वत क्यों नहीं बनेगा, ज्वालामुखी में निकलता क्या है, पिघला हुआ चट्टाने। जब वो पिघली हुई चट्टाने बाहर आएंगी तो ठंडी होकर ठोस हो जाएंगी, ठोस हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, एक पर्वत बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत मशहूर, जापान में फुजियामा, फुजियामा करके एक बहुत मशहूर ज्वालामुखी हुआ है। विषुवत रेखा के पास एक देश है, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी आइलैंड पर है पपुआ न्यू गिनी। वहां एक बार मेरा जाना हुआ, किसी ने कहा ज्वालामुखी के मुहाने में, ये जो मुंह होता है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रेटर। बोले क्रेटर में चलोगे क्या, बोले ज्वालामुखी के क्रेटर में चलोगे क्या। मैंने कहा पगला गया क्या, मैं क्यों जाऊंगा भाई, और क्रेटर में क्यों जाऊंगा। बोला हर जगह पर है, हर जगह पर है, वहां पर उनमें से कभी भाप निकलती रहती है, कभी कुछ निकलता रहता है, ऐसा नहीं है कि उनमें से लावा निकल रहा है, जाके देख सकते हो। सच में, बोला पर्यटन स्थल है, भूगर्भिक प्रक्रियाओं को यहाँ से देखा जा सकता है, पिघले हुए शैल दिखाई देते हैं, गैस आ रही है, खतरा है, बिल्कुल खतरा है, खतरा तो भूकंप का भी, लेकिन वो क्षेत्र क्या है, वो फिर से वही है जो हमारा प्रश्न है आज, जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये जो आज आपकी क्लास है वो ये है, प्रशांत महासागर की परिधि पर क्या क्या हो रहा है, भू भौतिकीय विशेषताएं बताइए। अब सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग जो मेरे साथ सुन रहे हैं, मुझे, मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप अभी पूरा मानचित्र बनाना नहीं सीखे, जो मैं सिखा दूंगा, तो सभी लोग ध्यान देंगे। दूसरे से प्यार हो गया। किसी ने डाउट सेक्शन में पूछा, सर ज्वालामुखी से कैसे पर्वत बन सकता है। मैं एकदम हैरान हो गया कि ज्वालामुखी से पर्वत क्यों नहीं बनेगा, ज्वालामुखी में निकलता क्या है, पिघला हुआ चट्टान, ठोस हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, एक पर्वत बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत मशहूर, जापान में फुजियामा, फुजियामा करके एक बहुत मशहूर ज्वालामुखी हुआ है।
विषुवत रेखा के पास एक देश है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी आइलैंड पर है पपुआ न्यू गिनी। वहां एक बार मेरा जाना हुआ, किसी ने कहा ज्वालामुखी के मुहाने में, ये जो मुंह होता है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रेटर। बोले क्रेटर में चलोगे क्या? बोले ज्वालामुखी के क्रेटर में चलोगे क्या? मैंने कहा पगला गया क्या, मैं क्यों जाऊंगा भाई, और क्रेटर में क्यों जाऊंगा? बोला हर जगह पर है, हर जगह पर है, वहां पर उनमें से कभी भाप निकलती रहती है, कभी कुछ निकलता रहता है, ऐसा नहीं है कि उनमें से लावा निकल रहा है, जाके देख सकते हो। सच में? बोला पर्यटन स्थल है, भूगर्भिक प्रक्रियाओं को यहाँ से देखा जा सकता है, पिघले हुए शैल दिखाई देते हैं, गैस आ रही है, खतरा है, बिल्कुल खतरा है, खतरा तो भूकंप का भी, लेकिन वो क्षेत्र क्या है, वो फिर से वही है जो हमारा प्रश्न है आज, जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये जो आज आपकी क्लास है वो ये है कि प्रशांत महासागर की परिधि पर क्या क्या हो रहा है, भूभौतिकीय विशेषताएं बताइए। अब सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग जो मेरे साथ सुन रहे हैं, मुझे, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप अभी पूरा मानचित्र बनाना नहीं सीखे, जो मैं सिखा दूंगा, तो सभी लोग ध्यान देंगे। ये है एशिया, ठीक है, अब तो आप जानते हैं ये है उत्तर अमेरिका, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और यहां पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सभी लोग, ये जो मैं अभी रेखा डाल रहा हूं, ये जो मैं रेखा डाल रहा हूं, ये जो बिंदुओं की जो रेखा डाली, क्या ये सर्कम पैसिफिक कहलाएगी कि नहीं? परिप्रशांत। एग्जाम में क्या पूछा गया, इस परिप्रशांत क्षेत्र में, सर्कम प्रशांत क्षेत्र में क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। तो मुझे तो पता है यहां पर क्या हो रहा है, आपको पता है या नहीं पता है? आपको पता है? तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अभिसरण हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा, सही बताइए। उत्तर बता रहा हूं, उत्तर कैसे आएगा? आप एकदम बिगिनर है, सोचिए आपकी चौथी क्लास है, चौथी क्लास में इसमें से आप यूपीएससी का 2020 का प्रश्न समझ सकते हैं। तो यहाँ अभिसरण हो रहा है, तो हमसे तो पूछा है इसकी विशेषताएं बताओ। अच्छा, अभिसरण की विशेषता, अच्छा, इससे तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ओहो, वलित पर्वतों का निर्माण, अब समझा सकते हैं मेरी क्लास के छात्र। उदाहरण देना चाहें तो क्या आप यहाँ पे रॉकीज लिखना चाहेंगे, क्या रॉकीज लिखना चाहेंगे, क्या यहाँ पर एंडीज लिखना चाहेंगे, ठीक है, ये। अच्छा, भूकंप आएंगे, भूकंप भी समझा दीजिएगा, भूकंप भी हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है ना, तो एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक प्लेट धंस जाती है, धंस के वो पिघल जाती है, वो मैग्मा बन के वही बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ज्वालामुखियों का उद्गार भी होता है, ज्वालामुखी का उद्गार। तो इस प्रश्न में क्या करना था, इसके उत्तर में पहले अभिसरण बताना था, ये मानचित्र देना था, उसमें वलित पर्वत क्या सचित्र कैसे बनता है वो बता देंगे, भूकंप क्यों आते हैं वो बता देंगे, ज्वालामुखी क्यों आते हैं वो बता देंगे, और अगर ज्वालामुखी पानी की सतह के नीचे फटा तो जब वो सतह पर आएगा तो वो द्वीप के रूप में आएगा कि नहीं? पानी है, पानी के नीचे जो है, पानी के नीचे ज्वालामुखी शुरू हुआ, तो ज्वालामुखी निकला निकला पानी के ऊपर भी तो आ सकता है। जैसे भारत में अंडमान निकोबार कैसे बने वो द्वीप समूह, नीचे से ज्वालामुखी आया समुद्र के तल से और ऊपर आकर ठोस हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, क्या बना, जल्दी से बताइए। एक और चीज बन गई, क्या बने? द्वीप निर्माण। आप सोचिए, हर एक पर अगर आप 50 शब्द लिख दें और साथ में चित्र बना दें, आपके नंबर बढ़िया आएंगे कि नहीं आएंगे? आप सब बिगिनर हैं, एकदम बिगिनर हैं, आपने अभी केवल शुरू किया है, केवल मेरे साथ थोड़े समय तक आपने उत्तर अमेरिका देखा है। आप मुझे बताइए कि क्या आप 2020 के प्रश्न के लिए आपको थोड़ा भी आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूं? इसमें कोई ऐसा नहीं लिखना सर यहाँ दिनाली है, यहाँ पर लोगान है, सर यहाँ पर विटनी है, वो सब तो सिखाया मैंने आपसे, कहा वो जानकारी तो मैं दूंगा, लेकिन उत्तर लेखन जानकारी से परे, उत्तर लेखन जानकारी से परे। तो कितने लोगों को लगता है हाँ यार ये तो किया जा सकता, यही यूपीएससी है। पर पढ़ा क्या रहे थे? उत्तर अमेरिका, इससे जोड़ दिया, सिद्धांतों को जोड़ दिया। तो उदाहरण भी है, सिद्धांतों को जोड़ भी रहे हैं। आपने नहीं सोचा था कि जो हम पिछले 2 दिन में कर रहे हैं उससे हम मुख्य परीक्षा को ऐसे देने वाले बिगिनर हैं। अभी मैं तो कह रहा हूं, बहुत सी लोगों की भाषा का संवर्धन ही नहीं हुआ है। आप हिंदी भी ऐसा लिखेंगे कि उसको पढ़ के कोई बहुत आकर्षित नहीं होगा। भाषा पे भी काम करना है, जानकारी पे भी काम करना है, उसकी प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है, उत्तर की स्ट्रक्चर किस तरह से उसको हम लयबद्ध करेंगे, वो सब पे काम करना है, सब करेंगे। लेकिन पहला कदम तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो कितने लोगों को लगता है ये कर सकता हूं? यही है यूपीएससी, बिल्कुल यही। अच्छा, प्रीलिम्स में क्या होगा? प्रीलिम्स में पूछेगा कि माउंट मिशेल उत्तर अमेरिका के पूर्व में है, पश्चिम में? प्रीलिम्स में ये पूछ लेता है। प्रीलिम्स में जोड़ने को कहते हैं। प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स पहचान कौन है। आपके पास 4 उत्तर है, पहचान कौन। लेकिन मुख्य परीक्षा चुनौती है, उसमें आपके सामने खाली पृष्ठ है, उस पर लिख, सोच, याद कर, लिख, और इस तरह से लिख कि पढ़ने वाला कहे भाई बढ़िया लिखा है। अब देखो भाई, जानकारी वाले बहुत से छात्र इस क्लास में होंगे, कई बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, प्रीलिम स्पेशलिस्ट हैं, मुख्य परीक्षा में जाते हैं, वो भी रिजल्ट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, पटपटाते भी हैं, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, समझ में नहीं आता क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आप समझ सकते? केवल जानकारी काफी नहीं। अगर आपको मैं अभी 1 लाख मोती दे दूं तो आप कहेंगे रखूंगा कहां? ये जो टेलीग्राम पे पीडीएफ आप इकट्ठा करते हैं, रखूंगा कहां? और अगर मैं कहूं उस 1 लाख मोती के साथ बच्चों आपको एक मजबूत धागा भी दूंगा तो आप एकदम मुस्कुराने लगोगे, सर धन्यवाद। अब उन मोतियों में से एक धागा पिरो के एक माला बन जाएगी। तो मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश ये है कि जो स्कूलों में गलती हुई, जो छोटी छोटी परीक्षाओं में गलती होती है कि भूगोल का मतलब कुछ जानकारी, इधर की जानकारी, ये सबसे ऊंचा, ये सबसे छोटा, ये सबसे मोटा, ये सबसे खोटा, वो नहीं है भूगोल।
जब हम भूगोल के विश्वविद्यालयों में, जेएनयू में या दूसरे हमारे बीएचयू में, इन सब जगह पे जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल के बहुत से मायने होते हैं। अब सोचिए, एक प्रश्न है, किसी ने अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए इतिहास वाले सर बताए कि कैसे जो है भारत आजाद हुआ, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी वाले सर पढ़ाए कि कैसे हमारा जो है संविधान है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योग्राफी का तो इंपॉर्टेंस है, नहीं समझ में आता है। तो भाई कल जब भूकंप आया था, उस भूकंप का प्रबंधन, उस भूकंप की तैयारी कौन करवाएगा? ज्योग्राफी की जानकारी। वैश्विक तापन हो रहा है, उसके बारे में सजग और उसका उपाय कौन करवाएगा? ज्योग्राफी। शहरों में जिस तरह से भीड़ बन रही है, जिस तरह से मलिन बस्तियां, स्लम्स बन रहे हैं शहरों में, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन करना है, भीड़ का प्रबंधन करना है, कौन कराएगा? ज्योग्राफी। भारत की कृषि को एक अलग स्तर पे ले जाने में क्या भूगोल की जानकारी मदद करेगी कि नहीं करेगी? ये क्या था? कल्पनाहीनता थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। कल्पनाहीनता थी, इसलिए हम सोच रहे हैं सर इतिहास का तो समझ में आता है, डीएम को क्या काम आएगा, सर हमको पॉलिटी भी समझ में आता है, डीएम को क्या काम आएगा, भूगोल समझ में नहीं आता, कल हम डीएम बनेंगे तो क्या काम आएगा? सुनो, जब तक ये समझ नहीं आएगा तो डीएम ना बनिएगा, बहुत खतरा हो जाएगा भाई। डीएम को यही नहीं समझ में आ रहा कि भूगोल का मैं क्या करूंगा। किसी ने कहा सर वो इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछा? पहला प्रश्न उनसे पूछा कि आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी बेटा। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा वे टू ज्योग्राफी। शहरों में जिस तरह से भीड़ बन रही है, जिस तरह से मलिन बस्तियां, स्लम्स बन रहे हैं शहरों में, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन करना है, भीड़ का प्रबंधन करना है, कौन कराएगा? ज्योग्राफी। भारत की कृषि को एक अलग स्तर पे ले जाने में क्या भूगोल की जानकारी मदद करेगी कि नहीं करेगी? ये क्या था? कल्पनाहीनता थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। कल्पनाहीनता थी, इसलिए हम सोच रहे हैं सर इतिहास का तो समझ में आता है, डीएम को क्या काम आएगा, सर हमको पॉलिटी भी समझ में आता है, डीएम को क्या काम आएगा, भूगोल समझ में नहीं आता, कल हम डीएम बनेंगे तो क्या काम आएगा? सुनो, जब तक ये समझ नहीं आएगा तो डीएम ना बनिएगा, बहुत खतरा हो जाएगा भाई। डीएम को यही नहीं समझ में आ रहा कि भूगोल का मैं क्या करूंगा। किसी ने कहा सर वो इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछा? पहला प्रश्न उनसे पूछा कि आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी बेटा। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा वे टू जापान, उन्होंने कॉन्टेस्ट में था तो उसमें उसके बारे में बताई। ये छात्र जो भारतीय युवा केंद्र में भी था, उनसे पूछा बेटा भारतीय युवा केंद्र में आपने क्या सीखा। उसके बाद बताया कि भारत को अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर पूछा भारत की जनसंख्या में जो ये असमानताएं हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। ये आज दोपहर का इंटरव्यू बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मैं इधर उधर की बात करता हूँ अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूँ? यही तो पूछेगा, यही पूछेगा या नहीं पूछेगा? सतत विकास लक्ष्य क्या है बेटा, और क्या भारत ने इन पे हस्ताक्षर किए हैं? आज 22 मार्च है, बच्चे से पूछा आज की अहमियत क्या है, बच्चे ने कहा आज वर्ल्ड वाटर डे है। इंडिया श्रीलंका के संबंधों के बारे में बताइए, साक्षात्कार में पूछा। और पूछा ये हम्बन टोटा का जो पोर्ट जो श्रीलंका में चाइना विकास कर रहा है इसका क्या है। फिर उस बच्चे से पूछा बेटा आप तो तमिलनाडु से आते हैं, मैंने आपको बताया तमिलनाडु बेंगलोर से बच्चा फ्लाइट में डिले हो रहा था, कि कूटनकुलम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर जो प्रोटेस्ट होता है उसके बारे में कुछ बताइए। फिर ये बताया कि ये जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित हुआ है आपको कैसा लगता है, क्या ये सही हुआ है गलत हुआ है? सोचिए, ये प्रश्न पूछेगा और लोग मजा मजा में पूछे सर क्या क्वेश्चन पूछा उससे। कितने लोगों को लगता है मुख्य परीक्षा जिसका अभी मैंने उदाहरण दिया और इंटरव्यू साक्षात्कार जिसका आज मैंने आपको प्रश्न बताया, कितने लोगों को लगता है जहां पर भी हो, गांव में हो, देहात में हो, शहर में हो, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये सब किया तो जा सकता है, किया जा सकता है क्या? व्यवहारिक क्वेश्चन। अब सोचिए किसी बच्चे ने टाइप किया था सर हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो हमसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा। मतलब आपके व्यक्तित्व को जानना है, हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में आपकी समझ जाननी। कितने लोग, आपको डीएम बनना है तो भाई उतनी तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सर पढ़ा दीजिए बस सारा पॉइंट लिखवा दीजिए, ये सब समझाना कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही पास किए थे, कर लोगे। हम कह रहे हैं परीक्षा बहुत ज्यादा पैनी हो जाती है, इसमें सोच भी चाहिए, जानकारी भी चाहिए। आपकी जानकारी को शच्चत न माने, उस जानकारी का अहंकार न करें, उसका अहंकार न करें, उसका प्रयोग करना सीख लें। ये समझ में आ गया, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा सब इरेज हो जाएगा, तो चिंता मत करो। आपको लग रहा है यार ये तो बहुत सुंदर है, हम भी बना लें, आप ही बनाएंगे, आपको सब सिखा दूंगा, मैं ही तो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये बात भी हो गया, पर्वत के प्रकार भी हो गए, आस्क डाउट। चलिए आस्क डाउट वाला जो है ये सर हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखिए कल मैंने आपसे पूछे थे मासूम डाउट, नेटवर्किंग के डाउट, आशिकी के डाउट, आलोचना के डाउट, और मैंने आपसे कहा था चैट किस लिए दिया गया, ये आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। बहुत से छात्रों को ये नहीं पता कि आस्क डाउट कहां से आता है, तो जो केजीएस की वेबसाइट है उस पर आस्क डाउट में आप जाइए और आप पूछ सकते हैं। पर आस्क डाउट में कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी तो होते हैं, उसका तो उत्तर देना चाहिए मुझे। पहला प्रश्न ये आया है कि सर नोट्स बनाएं या किताब पढ़ें, नोट्स बनाएं या किताब पढ़ें। जायज सवाल है, कुछ लोग कहेंगे समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं। किसी छात्र ने ये भी पूछा सर जैसा इंग्लिश माध्यम में पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाइए। अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ विश्व भूगोल। तो भौतिक भूगोल के सिद्धांत पढ़ाता हूँ तो उसमें उदाहरण स्वरूप विश्व की बात करता हूँ। आपके केस में क्या कर रहा हूँ, विश्व भूगोल पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण सहित सिद्धांत की बात करता हूँ। क्या मेरे पास आजादी है ना, मैं तो शिक्षक हूँ, मुझे खूब मजा आता है, दोनों चीजों को मैं अपनी तरह से करा सकता हूँ। पर एक समस्या है मेरे पास, नोट्स बनाएं या किताब पढ़ें। तो मेरी एक समस्या सुनिएगा, थोड़ा आपको मुझसे सहानुभूति हो जाएगी। विश्व भूगोल जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं ये मैंने किसी एक किताब से नहीं पढ़ा है। 16 वर्ष तो पढ़ते पढ़ाते हो गए, 16 वर्ष में कई किताबें पढ़ी होंगी, उससे पहले 7 वर्ष में विश्व में जो घूमा उसकी जानकारी, उन सबका निचोड़ आता है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो समस्या वाली बात है कि इसकी कोई एक किताब नहीं, मैं तो सब चीजों को जोड़ देता हूँ, तो एक किताब नहीं। अब आपके पास किताब नहीं और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कुछ ना पढ़ें, तो
मेरी स्लाइड्स और साथ ही में मैं कुछ संकलन भी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, कई चीजों को मिलाकर वो आपको दे दिया जाएगा। कहां पर आएगा? आप ही के ऐप में कंटेंट सेक्शन में आएगा। नोट्स बनाए या ना बनाए, तो जो क्लास में मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो जब आप लेखन करेंगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर भी हो जाएगा, इसलिए करवा। ठीक है। अगला, तो तूफान उत्तर दिशा से ही क्यों आया था? तूफान उत्तर दिशा से क्यों आया? तो मैं घबरा गया, पता नहीं इसके जीवन में, बच्चे के जीवन में क्या तूफान आ गया। बट फिर मुझे याद आया, ये बच्चा इस तूफान की बात कर रहा है। याद है आप लोगों को, जो हमने कहा था हिमालय हमें बचाता है ठंडी हवाओं से। तो मैंने कभी नहीं कहा कि तूफान उत्तर दिशा से आएगा, मैंने कहा था बर्फीला तूफान उत्तर दिशा, क्योंकि ये बर्फीला क्षेत्र है। तूफान तो बेटा यहां से भी आएगा, ये चक्रवात आते हैं। तो ये बेटा अभी आपकी जानकारी थोड़ी सीमित है, अभी आपकी जानकारी थोड़ी सीमित है, इसलिए आपने प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न का मैंने केवल 1 मिनट में उत्तर दिया कि तूफान तो कहीं से भी आएगा। जो मैंने बताया था वो ब्लिजर्ड की बात थी, वो उधर से आता है। आगे जब मैं आपको जलवायु भी सिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपको भौतिक भूगोल करा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। बहुत से लोग यहां अटक गए कि सर जब आपने उत्तर दिए तो लॉरेंशियन शील्ड नहीं बताया। मैंने बहुत क्लियर लिखा था, लॉरेंशियन, लेब्राडोर या कैनेडियन सेम ही है। और शायद मैंने उत्तर में कैनेडियन लिख दिया होगा, तो आधे लोग एकदम से घबरा गए, अरे सर ने वो लिखा नहीं था। समझ में? आपका आशा है उत्तर तो हो जाएगी। सर इंग्लिश माध्यम में पढ़ा रहे हैं, वैसे हिंदी में पढ़ाई। जब तक आपके दिमाग में ये शक रहेगा कि अरे वैसा नहीं करवा रहे हैं, गड़बड़ हो, इससे बाहर आ जाइए। मैं बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे करवा रहा हूं। जहां पर जिसकी जरूरत होती है, इसको कल उत्तर लेखन की क्लास में बताऊंगा कि क्या 2 तरीके हो सकते हैं उत्तर लेखन के और शिक्षण के। मैं उनमें अलग अलग शैली यूज कर रहा हूं। तो सुपीरियर झील का पानी मीठा क्यों है? सुपीरियर झील का पानी मीठा क्यों है, तो इसका अभी मैं निवारण कर दूंगा। झीलें कैसे बनती है बता देता हूं। ज्वालामुखी से पर्वत कैसे बनते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो चिनूक एक प्रकार की पवन है, ये क्या होती है और ये किस प्रकार उत्तर अमेरिका को प्रभावित करती? ये एक प्रश्न आया है मेरे पास। अभी सभी बताइए प्रश्न, अगर मैंने आपके लिए, मैंने शायद 2 या 3 मिनट लिए होंगे, आपका समय तो व्यर्थ नहीं किया। कुछ लोग तो ऐसे व्यवहार करते हैं चैट में कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, मेरा समय व्यर्थ हो गया। ये वो वाले हैं जो बेचारे रट रट के सारी चीज करे जा रहे हैं। इनका मतलब यह है कि कुम्हार का मतलब घड़े में केवल मिट्टी 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 भरे जाओ। इनको ना घड़े की आकृति का मतलब है, ना घड़े के सौंदर्य का मतलब है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यह है कि सर मेरा जो है और लिखवा दो और लिखवा दो और लिखवा दो। बेटा ज्यादा खाने से क्या हो जाता है? हाजमा गड़बड़ हो जाता है। फिर इतना खाया तो वो सब निकालने में भी टाइम लग जाता है, तो वो नहीं करेंगे। ये मुझे लगा कि ये जायज प्रश्न है। पिछली क्लास में मैं ये संकेत देना चाहता था कि जो बच्चे केवल शैतानी के लिए कुछ कुछ लिख रहे हैं उनका भी पता रहे। ये मोहब्बती लोग कितने लोग हैं वो भी दिखते रहे, हमें वो भी पता चलता है आपके चैट में क्या चल रहा है। लेकिन ये काम की बातें हैं, तो मैंने आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, बेटा बहुत सारी किताबें क्यों पढ़ोगे, जब केजीएस में हमने डिसाइड कर दिया कि आपको सारी चीज ऐसी दे दी जाएगी कि क्लास के ऊपर भी अगर कुछ पढ़ना है तो इससे हो जाएगा। वो मेरा काम, मुझ पर विश्वास रखिए, मुझे करना है, मैं दे दूंगा। अब पहले पीडीएफ दीजिए फिर दूंगा। अरे भाई समझ लेगा तो पीडीएफ पढ़ने में भी आनंद आ जाएगा। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते किताब ऐसे मुंह पर रखकर सो जाता है। माँ बाप को तो लगता है शहादत दे दी बच्चे ने, पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ते पढ़ते नहीं सोया था, समझ नहीं आ रहा था इसलिए सो गया था, कोई शहादत नहीं। तो पहले समझा रहा हूं, आ जाएगा संडे तक आपके पास एक अच्छा खंड आ जाएगा, उत्तर अमेरिका का काम हो जाएगा। ठीक है, मैं चैट बहुत ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं। चैट मुझे जो है उसके बाद फीडबैक आ जाता है, जो आपके जायज प्रश्न है उनको मैं साथ साथ में लिए चलता हूँ। जिन पर आ जाए, इनका काम शुरू करें। कैनेडियन शील्ड अभी आपने बताने को बोला था, बिल्कुल एवं मैंने कैनेडियन शील्ड बेटा बताने को बोला था। अभी वो स्टेज नहीं आएगा, वो भी बता। पृथ्वी के धरातल पर बने गर्तों में स्थित जल को झील कहते हैं। सिंपल सी भाषा ये, गड्ढे गड्ढे जिनमें पानी भर जाए वो झील कहलाएंगे। अगर छोटे गड्ढे हैं और जब उनका फैलाव बहुत ज्यादा है उनको तालाब कह देते हैं, बट जो रेत है विस्तृत है उनको झील कहते हैं। जल से भले गर्तों को ये कहते हैं। ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं आपने ताल सुना होगा, कहीं कयाल सुना। केरल में कयाल बोलते हैं, केरल की जो तटीय झीलें उन्हें कयाल भी कहते हैं, लेगून भी कहते हैं। तो पहली चीज ये कि कहीं पर भी कोई गहराई का क्षेत्र है। और क्या मैं कह सकता हूं कि झील एक तरह से अक्सर निम्न भूमि पर मिलेगी, निम्न भूमि लो लैंड में, जिसमें हमने कहा था ना लो लैंड में डिप्रेशन अगर गर्त है उनमें मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि झील ऊंचाई पर नहीं हो सकती। यहां पर उच्च भूमि की भी झील हो सकती है कि नहीं हो सकती। मान लीजिए हिमालय में झीलें हैं, नैनीताल भीमताल ये उत्तराखंड में हो गई, हिमाचल में झीलें हो गई, है या नहीं है? ऊंचाई की भी झील हो सकती है, बट सामान्यतः झील एक ऐसी जगह होगी जो आसपास क्षेत्र से गहरी होगी, ताकि जल का बहाव जहां से भी हो यहां पर आकर इकट्ठा होने लगे। समझ में? बहुत ही सिंपल तरीका है झील को समझने का। कहीं पर भी धंसा हुआ क्षेत्र, पानी आ रहा है, पानी के प्रभाव में पानी बहेगा और यहाँ एकत्रित हो जाएगा। इतनी भर बात है। अब हमें समझना है ये होता कैसे, गड्ढे कैसे होते हैं। तो चलिए झीलों का प्रकार देखते हैं। मजे से सभी लोग लिखते रहिएगा, इसीलिए कहता हूं क्लास में लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, झीलों के प्रकार जो मुझे याद आया वो मैं बताता जाऊंगा, जो भी मुझे याद आया तब मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला प्रकार हो सकता है टेक्टोनिक प्रकार। चलिए टेक्टोनिक क्या होगा? विवर्तनिकी टेक्टोनिक। अभी हमने देखा प्लेटों से बन जाता है, प्लेटों से बनता है कि नहीं बनता है? प्लेटों से बनता है। तो मान लीजिए ये एक प्लेट ज्यादा धंस गई है ना, और ये जल स्तर है, यहां पे बन सकता है कि नहीं? निम्न भूमि घाटी। कौन सी प्लेट है ये? अभिसरण हो रहा था,
अच्छा, एक और अभी बताई थी, जल्दी से चित्र बनाते जाएंगे, एकदम से समझना है। ऐसा भी हुआ था अभी, तो यहाँ पर क्या था, ये भ्रंश वाली घाटी थी, है ना, भ्रंश घाटी, ये भ्रंश झील है, ये भ्रंश, ऐसा क्या हो गया, ये भ्रंश, इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। ये कहां पर, उदाहरण दो सभी बच्चों को, उदाहरण भी दे देता हूं। ये जो हमारी यूएसए की मृत घाटी है ना, डेथ वैली, डेथ वैली, डेथ वैली में एक झील है, उसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। तो ये तो मुझे पता ही नहीं, आपने बताई नहीं, ये मैं भी बता देता हूं, बुरा मत माना करें, आपको पता है मैं बात बात पे मानचित्र बना दिया करता हूं। यहाँ पर्वतों के बीच में एक घाटी है, इस घाटी को क्या कहते हैं, डेथ वैली, और यहाँ पर इस घाटी में ये झील है, इस झील को क्या कहते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक। एक नदी मैंने आपको बताई, अंतरराष्ट्रीय नदी, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा है, रिवर विच इज द बाउंड्री ऑफ कनाडा एंड यूएसए। आर्थिक जीवन रेखा क्या है, जल्दी बताओ, आर्थिक जीवन रेखा क्या है, किसी ने कहा सर रिफ्ट वैली, फिर बता दे गार्गी बेटा, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी जब हमने अपसरण सिखाया था, एक बार फिर से देख लेना, उसी को वीडियो को रिप्ले कर लेना। सेंट लॉरेंस, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार बात की सभी लोगों ने। सेंट लॉरेंस, ये जो सेंट लॉरेंस है ना बच्चों, सेंट लॉरेंस जो है ये एक फ्रेंच घाटी से बहती है, एक फ्रेंच घाटी से बहती, घाटी में नदी भी बह सकती है। तो टेक्टोनिक समझ में आ गया, जहां घाटियां बनी किस वजह से, प्लेटों की वजह से, वहां पर अगर पानी भर जाता है और रुका हुआ पानी है तो झील है, चलता हुआ पानी। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि भारत में भी एक भ्रंश घाटी में एक मशहूर नदी बहती है, भारत के पश्चिम में एक मशहूर नदी भ्रंश घाटी में बहती है, जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों को एकदम से स्ट्राइक किया है, ऐसी नदी यहाँ आ रही है, पश्चिम में बह रही है, अरब सागर में आती है, बहुत अच्छी बात। नर और मादा, नर और मादा, वैराग्य की नदी है ये, वैराग्य की नदी, नर और मादा में समान संतुलन के लिए वैराग्य की नदी नर्मदा कहां से बहती है, एक भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, सर मुझे नहीं पता था, कभी भी पता चल सकता है, मोक्ष कभी मिल सकता है बेटा, वैराग्य यही मिलेगा। नर और मादा, यहाँ पे नर मादा की तरफ आकर्षित होते हैं, मादा आकर्षित होती है नर की तरफ, नर्मदा वैराग्य, एकदम नदी में डुबकी लगा लो, मोक्ष ही मोक्ष है भाई, उसके बाद इधर उधर का मन नहीं करेगा। चलिए, तो गंगा के बाद भी कुछ नदियां हैं इनकी अपनी अपनी अहमियत है। ठीक है, पहली झील समझ में आ गई, मजेदार, पता भी चल गया कहां पर है, पूछ भी सकता हूं टेस्ट में, अगर पूछ लिया तो जान सकते हैं। दूसरी नदी, सॉरी दूसरी झील, दूसरी झीलें क्या है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ झील, इनको मैं कहूंगा हिमानी झील। हिमानी किसी लड़की का नाम नहीं है बच्चों, हिमानी झील क्या है, ग्लेशिएटेड, बर्फ वाले क्षेत्रों में, आपको बताया था ग्लेशियर झीलें, ग्लेशियर की झीलें। एक बहुत मजेदार सिद्धांत देने वाला हूं, सभी लोग इंटरेस्टेड है सिद्धांत में, सभी लोग इंटरेस्टेड है सिद्धांत में, अगर सिद्धांत सीखना है, अगर सिद्धांत सीखना है तो जल्दी से इस चित्र पे कर्क रेखा मारिए, कर्क रेखा कहां पर होगी, सर वो सी को काटती है कर्क रेखा, बहुत अच्छी बात, तो 30 डिग्री कहां पर होगी, सर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री अंश। अच्छा बच्चों, ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक तो यहां पर है या नहीं। अब हम हिमानी झीलों में जा रहे हैं, हिमानी झील कहां पर मिलेगी, उत्तर में मिलेगी। कौन सा वृत्त होता है उत्तर में, जल्दी से बताइए, उत्तर के वृत्त का नाम क्या है, उत्तर में भी एक वृत्त होता है ना, क्या कहते हैं उसको, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, सुना है आपने, 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री अंश अक्षांश उत्तर में आर्कटिक सर्कल होता है, यहां पर बहुत ठंडा होता है। और मैंने आपको बोला बर्फ के उससे अपरदन से प्लीस्टोसीन काल में हिमयुग आया था, कौन से काल में आया था, प्लीस्टोसीन काल में हिमयुग आया, उसकी वजह से यहां पर हिम चादरें आ गई, बर्फ यहां तक आ गई, उसके बाद बर्फ जब वापस गई तो वो पीछे क्या छोड़ गई, सभी को समझ में आया था ये, उस दिन हमने बात की थी। और यहां पर कौन सी झीलें थी, याद है ऐसा कुछ, याद है नहीं, बहुत अच्छी बात है, कैसे बनी थी हिमानी झीलें। अभी सब लोगों को जल्दी से मानचित्र से कुछ करना है मेरे लिए, 1 2 3 4, 4 झील का नाम बताइए, ये तो महान झील होगी, ये तो महान झील होगी, 4 झीलों का नाम बताइए, 1 2 3 4, जल्दी से, सबके लिए काम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 क्या है, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये है बड़ा भालू, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, छोटा भालू नहीं, बड़ा लेप, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। उसके बाद अथाबास्का, अथाबास्का, उसके बाद विनीपेग, ऐसा है, ऐसा है। ये जो ग्रेट स्लेव है, ग्रेट स्लेव से एक बहुत बढ़िया नदी निकलती है तो आर्कटिक में जाती है, आर्कटिक में यहां पर कौन सा सागर है, बोफोर्ट सागर है, बोफोर्ट सागर है। इस नदी का नाम बताइए, मैकिंजी, मैकिंजी नदी है, मैकिंजी नदी। और एक नदी मैंने आपको बताई थी, ये भी इस बर्फानी क्षेत्र में ब्रूक्स पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, इसका नाम क्या था,
यूकॉन, कितने लोगों को याद है सर? यहाँ यूकॉन, यहाँ मैकेंजी। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से देख लीजिए। यूकॉन तो आपको याद होगा, यूकॉन। यहाँ पे मैंने आपको बताई कोलंबिया, यहाँ पे बताई कोलोराडो। कोलंबिया कोलोराडो बताई थी ना, कोलोराडो। अब सभी लोग, अहम सवाल देखिए, कितने लोगों में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितने लोग अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कितने लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये वाली झील बच्चों, ये वाली झील खारी झील है, और ये वाली झील मीठे पानी की झील है। यहाँ मीठा पानी, मीठा पानी का मतलब ये नहीं रूअफ़ज़ा है, मीठा पानी मतलब सादा जल होता है। कुछ लोग पढ़ते हैं मीठा पानी मतलब भाई साहब यहाँ रूअफ़ज़ा मिलेगा, ना ना ना, रंग शरबतों के नहीं है। ये क्यों मीठा पानी है, ये क्यों खारा पानी, जल्दी से बताइए। देखिए कितने लोग लॉजिक लगा पाते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक क्यों खारी है और ये क्यों मीठे है, जल्दी से बताइए। अनु कुमारी बोली समुद्र के पास। आपको लगता है समुद्र है? आपको लगता है समुद्र है बच्चों? बीच में बल्कि तटीय कोस्टल रेंज है। ऐसे नशीली बातें ना करें। समुद्र के पास है इसलिए खाली होगी। कहीं पे समुद्र दिखाई दे रहा है, कहीं पे समुद्र दिखाई दे रहा है, बीच में चट्टान है भाई। तो बच्चों ये तो बर्फ के पिघलने से हुई, बर्फ जो होती है, बर्फ के पिघलने से जो पानी आएगा। ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में जो झीलें बनेगी वो सामान्यतः मीठे पानी की होगी। अगर वहां चट्टान में कुछ नमक हुआ तब भी आ सकता है, सामान्यतः वो मीठे पानी की। अब यहाँ पे जो लोग बुद्धि नहीं लगा रहे, ये दिखाता है बहुत से लोग हमसे जानकारी है बट बुद्धि नहीं लगा रहा। अभी तो बताया बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस अक्षांश में क्या होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या होता है, मरुस्थल होता है, बताया था ना मरुस्थल। मरुस्थल में क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, पानी वाष्पित होगा, पानी वाष्पित होगा, और जो रेत में सैंड में जितना नमक है वो नमक ऊपर आता है पानी के साथ वाष्पन में। और इसी वजह से भारत में सांभर झील, राजस्थान की दिगाना झील, दिदवाना झील, निमराना झील, राजस्थान की सारी झीलें खारी क्यों है, क्योंकि पानी वाष्पित होता है, पानी उड़ता रहता है, नीचे जो भी नमक है वो नमक ज्यादा रह जाता है, पानी उड़ जाता है। यहाँ पे कोई वाष्पित इतना नहीं हो रहा है, बल्कि बर्फ पिघलती है तो बर्फ से मीठा पानी आता है। दिमाग लगेगा या नहीं लगेगा? और ये प्रीलिम्स में फंसा देगा यूपीएससी। आपको लगता है केवल पूछेगा विश्व के मरुस्थल बताइए, विश्व के घास स्थल बताइए, आपने रटा हुआ है प्रेरी, पैम्पा, डाउन और जो है वेल्ड, लेकिन वो पूछ रहा है कि ये वाले घास क्षेत्र की जो घास है वो मुलायम होती है, वो वाले की कड़ी होती है, क्यों? ये वाले घास क्षेत्र की घास जो है ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, दूसरे में क्यों? यहाँ पर जो है मत्स्य सॉरी यहाँ पर पशुपालन हो सकता है, यहाँ पर नहीं, क्यों? फिर बताना। तो किसी ने क्या कहा, सर यहाँ समुद्र है। समुद्र नहीं आप कह सकते थे, भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने कहा ले नमकीन पानी, ठीक है, समझ में आया? हरी झील, मीठी झील। अब आते हैं इन 5 झीलों पर। पहली क्या है, सुपीरियर, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। सुपीरियर से ह्यूरॉन में जाने के लिए एक नहर है, सुपीरियर से ह्यूरॉन में जाने के लिए एक नहर है, नहर का नाम क्या है? एस नॉन रन कनाल, सुपीरियर से ह्यूरॉन जारो कनाल। उसके बाद आता है ईरी और ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो, ईरी और ऑन्टेरियो में एक जलप्रपात है, जलप्रपात है, बहुत मशहूर जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल, नाइग्रा फॉल। प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है, मैंने पहले भी इनकी बात की है, समझ में आया? ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, उनको आदत क्या है, आओ बच्चों डिक्टेशन लिखें। ये बच्चे क्या चाहते थे, यहाँ पे शब्दों में अनुच्छेद लिखवाया जाए, लेकिन मास्टर ने क्या कर दिया, मास्टर ने यहाँ पर हिमानी झील बता दी। इसका सिद्धांत पिछली क्लास में बता चुका है। अब क्या हो रहा है, तो ठीक है, लेकिन वो पुराने वाले स्टाइल में ना, जब निबंध लिखाया जाता था डिक्टेशन, हाँ बच्चों लिखो, तो झील क्या होती है, गर्त होती है, गर्त होती है, गर्त होती है, और गर्त में जैसे जैसे तापमान कम होगा बर्फ आएगी, बर्फ जब निक्षेपण होगा तो बर्फ के निक्षेपण से क्या होगा, खड्ड बनेगा। लिख रहा है, मजा आ रहा है उसको, बर्फ के निक्षेपण से क्या होगा, खड्ड बनेगा। लिख रहा है, रात को उसी नोट्स पे सोएगा भी। खड्ड में जब बर्फ पिघलेगी तो फिर उससे बर्फीली झील बनेगी। आओ बच्चों झील का नाम लिखें, उत्तर से दक्षिण। कैसे याद करेंगे, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, बड़ा भालू, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथापास्का, उसके बाद ये आपका सामान्य। ये मेंटोस जिंदगी, थोड़ा मेंटोस जिंदगी ट्राई कर लो, कर सकते हैं। सामान्य जिंदगी क्या है, इस पर लेख लिखवाया जाए, मैं डिक्टेशन दे दूं, ठीक है। दूसरा क्या, ये बना रहे हैं, ये बनाया नहीं, चित्र नहीं बनाया, वो इंतजार कर रहे हैं लिखेंगे कैसे। कह रहा याद हो गया नहीं हो गया, वो आपके ऊपर छोड़, याद करना है या समझ रहे हैं आपके ऊपर छोड़। तो लिखने की जरूरत केवल इसलिए होती है कि हम भूल ना जाए, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ये चित्र आपने बना लिया, सोचिए व्यवहारिक रूप से सोचिए, अगर ये चित्र आपने बना लिया, आपने समझ लिया और ये क्लास खत्म हो गई, अब आप इस क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं, सोच के देखिए, इस क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं ताकि आपकी स्मृति में भी बनी रहे। आप अपने शब्दों में अगर इस पर एक अनुच्छेद लिखेंगे तो क्या आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि नहीं? चित्र भी बने हुए हैं और आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं, आप बताइए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन बात यह है, मेंटोस जिंदगी बड़ी तगड़ी जिंदगी है भाई, मेंटोस तो आईएएस बना देती है ना। करके देखिए, थोड़ा नया वाला तरीका करके तो देखिए। चलिए चित्र है, समझ में नहीं आ रहा है, सू का नाम है, इसका नाम है सू, हम तो इसका नाम राहु और केतु रख देते,
यहाँ राहु होता है, यहाँ केतु होता है, ये लोग खुद ही हमसे बिना पूछे नायग्रा लिख लिए, सू लिख लिए, हम क्या करें। यहाँ पर भी एक नहर है, वेललैंड कनाल, अभी बता नहीं रहे हैं, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ। दो झील होगी, मैं तो झीलों की बात कर रहा हूँ। तीसरी झील, तीसरी झील, एक ज्वालामुखी फटा, अब ज्वालामुखी ठोस हो चुका है, अब पर्वत तो ठोस हो चुका है, जो उसका माउथ है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर, क्रेटर। अब इस क्रेटर में पानी भर गया, भर सकता है, वर्षा का पानी है सर, समझ नहीं आ रहा कैसे भरेगा। अरे एक काम करो, घर पे छत पर ना एक मटका रख दो और बाद में देखना वर्षा के बाद भर जाएगा, जादू हो जाएगा। ये वाला समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जो है मुहाना खुला हुआ है, तो इसमें पानी कैसे भरेगा। ये देखो, बदली आई और ऐसे गिर गई, तो इतना बारिश हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्रेटर, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है। बाहरी वायुमंडल से एक उल्का पिंड आया, उल्का पिंड। सर इसीलिए हम कह रहे हैं सर हमको उल्का पिंड नहीं पता है। अरे बाहर से वायुमंडल से कुछ चीज कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाती है कि नहीं, ब्रह्मांड से आकर घुस जाती, कभी सुने हो कि नहीं सुना। ऐसा फिल्म में होता है, नावल में होता है, कहानी में होता है कि बाहर से बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर आ रही। मान लीजिए वैसे तो वो जल जाती है, लेकिन कोई चीज आकर यहाँ पे टकरा गई, अगर टकराएगा तो पृथ्वी में खड्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और उसमें अगर पानी भर जाए तो बच्चों वो झील हो जाएगी कि नहीं। ये भी क्रेटर है, एक तो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है, और बाहर से अगर कोई उल्का पिंड या बड़ी चीज आ गई, टकरा गई, तो वो भी कर देगा। ऐसा कुछ है महाराष्ट्र में, अगर आपने सुना हो, महाराष्ट्र में कोई झील है ऐसी बनी हो। दूसरी झील होगी सर, इसका नाम नहीं बताया, नाम ही तो बताया, क्रेटर झील, क्रेटर झील, समझ में आया। तीन तरह की झील होगी, और बताएं चौथी झील, चौथी झील, एक नदी जा रही है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये मैदान है, एक नदी बहकर आ रही है और ऐसे आ रही थी नदी, पर्वत के पीछे मैदान में। हमने क्या किया, यहां पर एक दीवार बना दी, दीवार मतलब बांध बना दिया, बांध बना दिया। बांध की वजह से क्या होगा, अब पानी पीछे ही रुक जाएगा और हम थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते जाएंगे। तो ये जो बांध के पीछे जो बनी, ये मानव निर्मित झील है या नहीं, मानव निर्मित झील है, इसे मानव निर्मित झील कहते हैं, मानव भी झील बना सकता है, ठीक है। तो सभी लोग मुझे एक बात बताएंगे, जल्दी से अपनी एटलस में देखकर बताएंगे मुझे, ये कौन सी नदी बनाई मैंने, उत्तर अमेरिका की कौन सी नदी बनाई मैंने, जल्दी से देख के बताएंगे कौन सी नदी बनाई है मैंने। बिल्कुल महाराष्ट्र में लोनार झील है जो क्रेटर से बनी, कौन सी बनाई मैंने, जल्दी से बताइए। अरे कोलोराडो बनाई है बच्चों, कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर अमेरिका की सरकार ने एक बहुत मशहूर बांध बना दिया। इस बांध पे अक्सर प्रश्न आता है, इस बांध को कहा जाता है हूवर बांध, हूवर डैम, तो क्या कहा जाता है, हूवर डैम, हूवर बांध, ठीक है। हूवर बांध जैसे बनाए, नदी तो ऐसे बह रही थी, तो नदी का पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब आपका टेस्ट ये है बच्चों, जल्दी से बताइए, दो चीज बतानी है आपको, पहला कि कोलोराडो नदी का मुहाना किस खाड़ी में है, और दूसरा कोलोराडो नदी पर बांध के कारण कौन सी झील बनी, जल्दी से बताएंगे, किस खाड़ी में है और कौन सी झील बनी है। बिना एटलस देखे उत्तर नहीं मिलेगा, एटलस में पता चलेगा, बांध नहीं मिलेगा, लेकिन नीले रंग की एक बिंदु मिल जाएगी, उस बिंदु के पास ढूंढना। तो इसको कह रहे हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, आप एकदम सही है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है क्योंकि कैलिफोर्निया राज्य है। झील का नाम बता दीजिए, कितने लोग झील भी देख पा रहे हैं, झील कोई नहीं देख पाया अभी तक। झील का नाम है मीट झील, झील का नाम क्या है, मीट झील, मिड नहीं है, मीड, MEAD। इस पर हूवर बांध, हूवर बांध कौन सी नदी पर है, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी 30 डिग्री के आसपास बहती है, तो ये कौन से क्षेत्र में बहती है, 30 डिग्री पश्चिमी तट कैसा क्षेत्र होता है, मरुस्थली क्षेत्र होता है, तो मरुस्थल में बहती है। समझ में आया सभी लोगों को, ये आपके लिए लिखित रूप से आ गया है। क्या मैं कह सकता हूं कई मानव निर्मित झीलें अस्थायी भी होती हैं, कुछ झीलें ऐसी हैं ना जो वर्षा ऋतु में ही बनती हैं, ऐसा होता है। क्या आपने ये भी देखा है कि नदी का प्रवाह कभी कभी, नदी का प्रवाह, नदियों का प्रवाह, नदी का प्रवाह कभी कभी ऐसे ना होकर सर्पाकार भी हो जाता है, ऐसा पता है आपको। और कई बार जो पहले सर्पाकार ऐसे होता, यहां पर एक झील बन जाती है, नदी भी अपनी झीलें बनाती है। इस झील को क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, ओखुर लेक, सुना है। नदी जो ऐसे मोड़दार तरीके से चल रही थी, पहले नदी यहां आती थी लेकिन उसे शॉर्टकट मिल गया तो नदी ने इसको छोड़ दिया, तो इसे ऑक्सबो कहते हैं। तो नदी से जुड़ी हुई झील, तटों पर पाई जाने वाली झील, तटीय झील। क्या आपने सुना है भारत में उड़ीसा में एक झील है चिल्का, चिल्का झील, तट पे जो पाई जाती है उस झील को क्या कहते हैं, लेगून। तट पे जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, लेगून। तो हमने क्या देखा, एक
सरल चीज मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बहुत सरल चीज बताना चाहता हूँ। झील से डरना नहीं है। झील क्या है? गड्ढा है, गड्ढा जिसमें पानी भर गया। गड्ढा कैसे हो गया? क्या कारण है? मेरी तरफ देखिए, क्या कारण है? भूल जाइए सब कुछ, याद करते हैं क्या क्या कारण हमने पढ़े होंगे। कितने लोगों को याद आ रहे हैं कुछ कारण? एक बार को आंख बंद करके सोचिए क्या कारण है। एक तो टेक्टोनिक हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेटें टकरा रही। हाँ सर, अपसरण अभिसरण से भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? नदी से हो सकता है, भी देखा। या मानव भी बना सकता है? हाँ सर, बना सकता है, बना सकता है। या हवाएं, एक मरुस्थल में हवा आती है, वो रेत को उड़ा के ले जाती है, नीचे जो गड्ढा छोड़ देती है, उसमें पानी आ सकता है। मरुस्थल में हवाओं से भी बन जाती है, हवाओं से जो रेत हटती है गड्ढा बन गया। और हिमानी प्रक्रियाओं से भी बन सकती है, आइस से भी बन सकती है, बन सकती है, ज्वालामुखी से बन सकती है। एकदम सिंपल सी बात, झील को बिना कठिन बताए ये हो सकता है। लेकिन कुछ छात्र चाहेंगे कि सर कुछ लिखने के लिए हो, जैसे किसी ने लिखा ना सर, लिखने से और अच्छे समझ आ जाता है। बच्चों में आपको लिखा हुआ दे रहा हूं, चलेगा? विवर्तनी की झीलें, धरातलीय संचरण के कारण आई दरारें एवं भ्रंश। डायग्राम मैंने बना दिया, साथ में लिख के भी दे दिया। आपका जो चिंता है आपकी यही है ना कि सर मुझे समझ आ रहा है, लिखित में कुछ होता तो बहुत अच्छा था, तो लिखित में भी दे रहा हूं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी या क्रेटर झीलें, ज्वालामुखी के ठंडा होने के बाद जो उनके मुंह की जो गर्त होती है उसको क्रेटर या कैल्डेरा कहते हैं, उसमें पानी भर जाएगा। तो हिमानी प्रक्रियाओं के कारण जो गर्त बनती है उनमें बनती है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। एवोलियन झील क्या होती है? गर्तों में वर्षा ऋतु के समय जो मरुस्थल में जो गर्त होती है, हवा जो है रेत को उठा के ले जाती है, तो मरुस्थल के अंदर हवा वाली झील होती है, हवा से जो है वहां पर खट बन जाते हैं। नदी की झील अभी हमने देखी, अवरुद्ध झील, एक नदी के आगे पत्थर आ गए तो नदी का पानी रुक जाएगा, अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध झील। जल प्रपात कुंड, वाटरफॉल, जहां पे पानी गिर रहा होता है, आपने कभी झरने के नीचे जाके देखा, वहां पर भी एक कुंड होता है जिसमें लोग खड़े रहते हैं, वो भी है। गोखुर झील की बात की, डेल्टा पे हो गई, लेगून की झील और मानव निर्मित झीलें। लिखित में भी मिल गया, समझ में भी आया कि नहीं? कोई बोला, शबनम बोल रहे हैं कि सर लिखे हुए की भाषा कठिन है, इसलिए सरल में समझा दिया, सरल में पहले समझाया, लिखना तो बाद में। मैंने कहा ना, बहुत से लोग कहते हैं सर पीडीएफ दे दो, अरे कठिन भाषा में पढ़ेगा, उतनी समझ नहीं आएगी, बेकार में डाउट पैदा होंगे। यहाँ तो सबको पता था ना झीलें कैसे बननी, इतना काम हो जाना है। देखो, ये ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, एथाबास्का लेक, विनीपेग लेक, ये विनीपेग आ गई। उसके बाद ये हडसन की खाड़ी, कुछ नदियां इसमें बह रही हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन लेक, ये सारी ईरी, ऑन्टेरियो, इस तरह से आ गई। यहाँ पर क्या है? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन में नीला रंग देखेंगे, यहाँ पर नीला रंग क्या है? ग्रेट सॉल्ट लेक। आसानी से दिख रहा है, सिर्फ समझ विकसित करनी है। ये मानचित्र भी है, ये ग्रेट बेसिन है, यहाँ पर झील आएगी, इतना भर काम कर लें, ये आपको मानचित्र मिल जाएगा, कोई दिक्कत? खंडता, इतनी सी बात है। कितने लोग अपना हौसला बनाए हुए हैं? हाउ इज द होश? जोश नहीं पूछ रहा हूं, हाउ इज द होश? बहुत सारी चीजें पढ़ाई, बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ाता जाता हूं। आपको लगता है कि मैं चीजों को सिर्फ छोटा छोटा पढ़ाऊं या थोड़ा सा आपको खींच सकता हूं? खींच सकता हूं कि नहीं? रैक आएंगे, रैक आएंगे। उल्का पिंड क्या है? अंतरिक्ष से बाहर से आने वाला कोई पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाए, पूरा न जले, पृथ्वी से आके टकरा जाए, इसी से विलुप्ति भी हो सकती है। बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, हो सकता है, नहीं हो सकता? सभी लोग डेथ वैली में इंसान क्यों नहीं डूबता? ये पता नहीं कहां से पढ़ के आया, डेथ वैली में इंसान क्यों नहीं डूबता है? बिल्कुल डूबेगा, है ना। पहली बात तो डेड सी है, वो जो पूछना चाह रहा है बेचारा डेड सी पूछना चाह रहा है, लेकिन जबरदस्ती डेथ वैली लगा दिया। ये होता है जब आपका ज्ञान जो है सीमित सिर्फ जानकारी से जुड़ा हो, वो डेड सी होता है। डेड सी जिसमें सागर के जल का घनत्व ज्यादा है, बट उसमें भी डूब जाएगा अगर डुबाना चाहूंगा, ठीक है। तो गलत गलत चीजों मत जोड़िए। अखंडता, मेरे छात्र थे सभी लोग, मैंने क्लास के प्रारंभ में, शायद कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे, आप सभी से माफी मांगी थी कल की क्लास ना कर पाने के लिए। मुझे पता है एक तो माफी आपसे तो मांगनी थी, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान था, ये क्लास हो नहीं पाई, कुछ तकनीकी कारणों से मैं नहीं क्लास कर पाया। मैं थोड़ा सा खंडित महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे, मेरे छात्रों की एक लय चली आ रही है, वो पढ़ रहे हैं, वो ना टूटे, लेकिन किसी वजह से टूट गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे छात्र हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ऐसा फिर से हो सकता है कि तकनीकी रूप से कोई कमी हो जाए और क्लास कहीं फंस जाए? हो सकता है, पर मैं तो बार बार खंडित हो जाऊंगा, तो फिर क्या करूं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सभी लोग मुझे 5 मिनट दे देंगे, 5 मिनट, क्लास खत्म हो गई, क्लास का और कुछ नहीं, सिर्फ एक टेस्ट होना, वो आपको पता है, 5 मिनट में आप दे देते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। मेरे छात्र हैं, यूपीएससी की तैयारी की उन्होंने, और यूपीएससी किसी कारणवश पास नहीं कर पाए, फिर बैंक पीओ में चले गए। बैंक पीओ हो गए, 3 वर्ष उन्होंने काम किया बैंक पीओ, अच्छा बैंक में काम किया। उसके बाद उस बैंक पीओ के बाद उन्होंने परीक्षा दी और वो बीपीएससी में पास हो गए, बिहार राज्य सेवा में वो पास हो गए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा सर अब हो गया शिक्षा और नौकरी की तलाश, सर अब सब हो गया, मैं शादी कर रहा हूँ, सर आपका आशीर्वाद है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी करें। मैंने कहा बेटा शादी में नहीं आ पाऊंगा, बहुत सारा काम है, बट मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उसने कहा सर मेरा मन था आईएएस बन के बुलाऊंगा सर, स्टेट वाला भी। मैंने कहा तुम जैसे बुलाओगे बेटा मैं आ जाऊंगा, पर अभी थोड़ा मुश्किल। शादी हो गई, सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा कैसा लग रहा है बीपीएससी में सरकारी नौकरी करना बैंक के मुकाबले? बोला सर बैंक में काम वर्कलोड ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर जब मैं आता हूँ सरकारी में, यहाँ भ्रष्टाचार भी मुझे कई जगह दिखाई देता है, तो मैं उससे थोड़ा परेशान रहता हूँ। खंडित मतलब भ्रष्टाचार, लेकिन मैं करता नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसमें कुछ भ्रष्टाचार हो, अच्छी बात है। उनकी बात मुझसे फिर 2-3 साल बाद हुई, उन्होंने मुझे कॉल किया और एक दिन कॉल करके बोले, सभी लोग ध्यान देंगे, सर मेरा कप टूट गया। मैंने किसी काम के लिए, मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझसे बहुत दबाव था, मैंने किसी काम के लिए कुछ पैसा ले लिया, सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पैसा मैं ले चुका हूँ, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, किसी चीज के लिए मैंने पैसा ले लिया, सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप समझ रहे हैं उसकी स्थिति क्या है? क्लास टूट चुका है। बोला सर बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा सचिन सर से ही बात करता हूँ, क्या करूं? तो मैंने कहा क्यों बुरा लग रहा है? बोला सर जब मैंने कभी भी
भी भ्रष्टाचार नहीं किया था, मैं गर्व से रहता था ऑफिस में, लेकिन अब पता नहीं क्यों अपने सीनियर से भी ना आंख नहीं मिला पाता हूँ। थोड़ा सा ही लिया था, लेकिन सर गलती हो गई है, टूट तो गया है। तो मैंने कहा अगर टूट गया तो तरीका है उसका, टूटने का इलाज क्या है? सभी लोग जानना चाहोगे टूटने का इलाज क्या है? टूटेगा तो है भाई, टूटेगा तो है। बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना, तकनीकी रूप से खराबी होगी, मेरी क्लास टूट गई। पहला नियम क्या है टूटने का? पहला नियम है आप उसको स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, एक्सेप्ट इट, कि हाँ मुझसे गलती हुई है, किसी और पे ब्लेम नहीं करेंगे कि सर और लोग भ्रष्ट थे इसलिए मैं हो गया, सिस्टम में हो गया, कुछ नहीं। तो मैंने आप बच्चों से क्या कहा, मैं स्वीकार करता हूं कल की क्लास मेरी वजह से रुकी, मेरी गलती, किसी और की गलती नहीं, मेरी जिम्मेदारी। दूसरा चीज मैंने उनसे कहा, अगर टूट गया है, खंडित होना है, तो उसको सही करिए, जो बिगाड़ दिया है उसको सही करिए। तो मैंने आज बच्चों आप लोगों को क्या बताया, नंबर पहला, अब मैं क्लास के शुरू होने से 5 मिनट पहले तैयार रहता हूं, अगर कुछ तकनीकी होगा तो हो जाएगा, तो हम 5 मिनट का मार्जिन लिया मैंने। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, आप सबको बताया कि अनाउंसमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम सेक्शन है, जहां पर हम त्वरित सूचना देंगे। दूसरा और तीसरा मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपकी क्लास ऐसे फंस जाती है तो आपको जो कंटेंट सेक्शन है उससे काम करिए। मैंने सही किया। आज मैं फिर पूरा हूं कि मैं अपने बच्चों को उतने ही जोश से पढ़ाऊंगा, उनसे वही अपेक्षा रखूंगा, क्योंकि जहां टूट हुआ मैं उसे पढ़ने नहीं दूंगा। अक्सर होता क्या है, जब हम गलती करते हैं उसका कोई बहाना ढूंढते हैं, कहीं पे छुपते हैं। जो सफल लोग हैं वो हर चीज का दायित्व लेते हैं। उसने कहा सर मैं क्या करूं? मैंने कहा पहली चीज तो ये मानो कि तुमने रिश्वत ली। दूसरा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो जो धन लिया है या तो वापस हो जाना चाहिए, नहीं तो किसी को दान कर दो। और तीसरा, कोई और भ्रष्ट हो ना हो, किसी और का कप टूटा हो ना टूटा हो, अपने कप की तो जिम्मेदारी मेरे पास है, उस कप की जिम्मेदारी ले लीजिए, और जितना आपने लिया था पैसा किसी और से उसका डबल दान कर दो। अब आप कहेंगे सर बहुत आदर्शवादी बात है, मुझे नहीं पता आदर्शवादी है या नहीं, जैसे जैसे हमें और ट्रैक आते जाएंगे हमारा आत्मविश्वास चला जाएगा। उसने कहा टूटेंगे हम, आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसने कहा गर्व से काम करता हूं सर। सोचिए उस रिश्वत से कितने लोगों के सपने टूटते हैं। अगर एक भी इंसान ऐसा है तो क्यों नहीं, आप अपनी अखंडता को वापस लाइए। मेरी गलती मैंने स्वीकारा, मैं किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, और मैं आपकी क्लास को सुचारू रूप में ले जाऊं। आपने क्लास अभी अटेंड की, आपने बहुत कुछ लिखा होना चाहिए, सब बनाया होना चाहिए, आपने नहीं बनाया, जिम्मेदारी आपकी। सोचिए उस चीज को, और क्लास के बाद भी उस पर कुछ करेंगे तो काम बन जाएगा, हो जाएगा क्या? चलिए टेस्ट कर लिया जाए, जल्दी से टेस्ट, फाइनल टेस्ट, क्लास खत्म होते होते टेस्ट कर लेते हैं। और बच्चों कल मैं जलवायु शुरू करने वाला हूँ। जलवायु किसके साथ लाऊंगा? दक्षिण अमेरिका के साथ। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि सर उत्तर अमेरिका तो हम स्लो जा रहे हैं, सिद्धांत भी दे रहा हूं ना, जैसे जैसे नए नए महाद्वीप शुरू करने वाला हूं। जलवायु किसके साथ लाऊंगा? दक्षिण अमेरिका के साथ। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि सर उत्तर अमेरिका तो हम स्लो जा रहे हैं, सिद्धांत भी दे रहा हूं ना, जैसे जैसे नए नए महाद्वीप पे जाता जाऊंगा। अब दक्षिण अमेरिका में तो स्थलमंडल के सिद्धांत नहीं देने होंगे, जल के भी नहीं देने होंगे, सीधा वायुमंडल पे पहुंच जाऊंगा। तो कल से दक्षिण अमेरिका शुरू होगा, इंडिया अमेरिका भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आज का टेस्ट। बीच में एक वेटर, देखें कितने लोग अपना कप मजबूत रखे हुए हैं, अपनी अखंडता हमारे पास। किसी ने कहा शील्ड बता दीजिएगा, शील्ड अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? शील्ड अभी टाइम नहीं आया, देना शुरू करो, सब लोग तैयार है, कोई चैट करने की जरूरत नहीं है। तो जलवायु स्टार्ट करिए, बिल्कुल होगा। जलवायु की बात किस में आएगी? दक्षिण अमेरिका जब समझाऊंगा तो उसके साथ कल से जलवायु की बात आ जाएगी, वही जलवायु हम उत्तर में भी कर लेंगे, सिद्धांत भी साथ साथ देते जाना है मुझे, तो वो हो रहा है। और आपके मटेरियल की चिंता मत करिए, मटेरियल आपका स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इस पूरे महाद्वीप का, बल्कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका का पूरा आपके लिए तैयार हो रहा है, मिल जाएगा। रेडी? पहला, ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है? दूसरा, झीलों की आज बात कर रहे हैं तो मीड झील, मानव निर्मित मीड झील। नंबर 3, ब्रंच घाटी में बहने वाली लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ब्रंच घाटी में बहने वाली सेंट लॉरेंस नदी। चौथा, एक नदी जो बर्फीले क्षेत्र से बहती है और ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, मैकिंजी नदी। पांचवा है हिमालय के बाहर की सर्वोच्च, हिमालय के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी, माउंट अकोनकागुआ। ये सब आज पढ़ा है, आज की बात, ठीक है? उसके बाद कैरेबियन सी, ये आज देखा था, आज ही देखा है। 9 नंबर, हडसन की खाड़ी। 10 नंबर में जाएंगे, हमारे पास क्या आ रहा है? डेविस जल संधि। ये पुराना है, याद करना चाहता हूं कि आपको पिछला याद है कि नहीं। डेविस जल संधि। आज हमने 2 झीलों को जोड़ने वाली एक नहर की भी बात की है, टू नहर, और हमने एक जलप्रपात की भी बात की है, नाइग्रा फॉल, कुछ झीलों से जुड़ा हुआ है। नाइग्रा जलप्रपात, नाइग्रा फॉल, ठीक है? 13 नंबर,
13 नंबर पर हमारे पास जो लोग बिल्कुल फंसे हुए, जिनको लगा कुछ भी नहीं आता है, आपको मार्क करना है कर्क रेखा। कर्क रेखा, तभी आपके पास नियम है। कर्क रेखा से हमें जलवायु पता चलती है, जलवायु का एक विशेष स्थान पता चलता है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा मरुस्थल। ठीक है, और अंत में एक विशेष प्रश्न आप सबके लिए, क्योंकि आज मैंने आपको प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत भी बताया है, तो एक प्लेट मैंने आपको बताई थी, देखें कितने लोगों को याद है, नाजका प्लेट। नाजका प्लेट आज चुनौतीपूर्ण प्रश्न है 15। तो 7 और 8 तो लिखे नहीं, अरे 7 और 8 रह गया, वो 7 नंबर और 8 नंबर। चलिए, तो 7 नंबर और 8 नंबर में मुझे क्या देंगे, तो दे दीजिए आप एपेलेशियन पर्वत, एपेलेशियन पर्वत, एपेलेशियन पर्वत दे दीजिए 7 नंबर में। 8 नंबर में जो आपका फेवरेट है कौन सा द्वीप देंगे, कैरेबियन द्वीप में मुझे क्यूबा दे दीजिए। कैरेबियन द्वीप अब तो आप जानते हैं कहां पे बने, क्यूबा। सॉरी, मैंने 7 और 8 नहीं लिखे थे। जल्दी से बताइए, एकदम से प्लॉट करके होना चाहिए, बिना प्लॉट किए मैं कुछ नहीं मान रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे, सर बिना एटलस के सब याद हो जाता है आपकी क्लास में, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मेरी क्लास में सिद्धांत भी है, मेरी क्लास में उत्तर लेखन भी है, मेरी क्लास में आपको सोचना भी है और आपकी जानकारी भी है। चलिए देखिए कितने लोगों का कप एकदम भरा हुआ है, मजेदार। तो ग्रेट सॉल्ट लेक, यहां पर डेथ वैली है, डेथ वैली, इसमें ग्रेट सॉल्ट लेक है नंबर 1। लेक मीड, यहां पर आती है कोलोराडो नदी, ये कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है। यहाँ पे हूवर बांध है, हूवर बांध के पीछे झील बनी, झील का नाम मीड झील। एक लॉरेंस नदी जो यहाँ की आर्थिक जीवन रेखा है, ये ब्रज घाटी से बहती है। और ये 3 नंबर, ये जुड़ी हुई है महान झीलों से, ये जुड़ी हुई है महान झीलों से। 4 में आता है मैकिंजी, अगर आपको याद हो, यहाँ पर एक लेक स्लेव, यहाँ से बर्फ से जमी हुई झील पानी यहाँ पे जाएगा, ये है मैकिंजी। कितना नंबर हो गया मैकिंजी बच्चों, 4 नंबर। 5वां है अकोनकागुआ, जो लोग सोच रहे हैं ये कब किया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चों एक पर्वत बनाया था यहाँ पर, और सबसे सर्वोच्च चोटी आपने 6900 कुछ बताया था मुझे, ये कितना हो गया, 5 नंबर ये हो गया। 6वां नंबर कैरेबियन सागर, तो ये मेक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे कैरेबियन सागर है, ये 6वां नंबर हो गया। यहीं पर क्यूबा द्वीप है, क्यूबा द्वीप में कई बार पूछ चुका हूँ, 8 नंबर हो गया। 7 में एपेलेशियन के पर्वत पूर्व में है, पुरातन वलित पर्वत, पुरातन वलित पर्वत, ये हो गया 7। 8 नंबर, 8 हो गया, क्यूबा हो गया। हडसन की खाड़ी यहाँ पर सभी लोग, ये जितनी भी झीलें हैं ना, ये आपस में छोटी छोटी नदियों से जुड़ी हुई हैं, और ये इसमें हडसन की खाड़ी में पानी लेकर जाती है। डेविस जल संधि, तो यहाँ पर है ग्रीनलैंड और यहाँ पर है बैफिन आइलैंड, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर है डेविस। ऐसा कुछ याद है, 10 नंबर। 11 नंबर में सू नहर, सू मैंने आपको बताया था, सुपीरियर से हुरॉन में जाने वाली सू, और सू के बाद ईली और ओंटारियो के बीच में जलप्रपात, वो है नाइग्रा। नाइग्रा 12 नंबर। कर्क रेखा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई, याद करने का तरीका, इस सी को मध्य से काट दीजिए, ये आपकी कर्क रेखा होगी। किसी ने भी कर्क रेखा नहीं बनाई तो ध्यान रखिए, कल जब मैं जलवायु में जाऊंगा मुझे जरूरत पड़ेगी, तो कर्क रेखा 13। अटकामा मरुस्थल, विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल में यहाँ पर, क्योंकि ये है 30 डिग्री का अक्ष। यहाँ पर कौन सी रेखा आती है, जल्दी बताओ बच्चों, मकर, तो अटकामा 14। और नाजका प्लेट 15 है। सर नाजका प्लेट तो याद नहीं थी मुझे, तो वो प्लेट जो टकराती है दक्षिण अमेरिका से और अभिसरण होता है, ये है नाजका प्लेट 15। आशा है सभी लोगों को आज के कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, जानकारी भी समझ में आई होगी, और हर ज्योग्राफी के क्लास के बाद आपका ज्योग्राफी का स्तर उसमें रुचि बढ़ गई होगी। बच्चों मैं शुरुआत एबीसी से करूंगा, फिर मैं शब्द की संरचना सिखाऊंगा, फिर वाक्य बीज सिखाऊंगा। क्या आप तैयार हैं थोड़ा खींचने के लिए? जब लोग तैयार हैं, सर हमको थोड़ा सा समझने में थोड़ा समय चाहिए, पर लो ना क्लास के बाद भी रिपीट कर लेना। 1.5x पे देखना मेरी क्लास, अगर आप रिपीट कर रहे हो 1.5x पे देखो, 1.5x स्पीड पे देखो, क्योंकि आप देख चुके हो, अगर उसकी स्पीड बढ़ा